आपने अभी बीच में ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया और मैं क्योंकि ज़रा जोग्राफियाई तौर से मैं मूवमेंट करता हुआ आ रहा हूँ। हमने अमेरिका से स्टार्ट किया, हम कनाडा गए, 4 से हम स्टार्ट किया, 2005 से प्राइवेट लिमिटेड है। मुख्तलिफ डोमेन में मुझे थोड़ा सा एक एडिड एडवांटेज और एज रहा है अपनी इंडस्ट्री के अंदर। उसने उसका नाम और चीजें लेकर, एग्जैक्ट चीजें लेकर लिंक्डइन पे फाइंड आउट किया। ठीक है। तो असल में मैं जब देख रहा था तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि सब भी बना लेते हैं जाली रिव्यूज, कौन सी बड़ी बात है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? H1 और EB2 के अंदर EB2 डायरेक्ट ग्रीन कार्ड है, एज लिमिट नहीं है। तो H1 के अंदर आपका जो है वो एज लिमिट भी आपको आएगी और डिग्रीज भी आएगी कि आपके पास 4 इयर्स बैचलर डिग्री होनी चाहिए और स्टेम कैटेगरीज के ऊपर ही वो काम होगा। कि माशाल्लाह नाम लूंगा, बड़े पॉडकास्टर हैं। उनका तो रिजेक्ट उनका ऑस्ट्रेलिया का रिजेक्ट हो गया। तो एक बंदा कॉल कर करके जो ना उनको बार बार तंग कर रहा है कि कुछ तो कर सकते हैं, कुछ तो आपको पता होगा। बेसाख्ता उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पता तो है, लेकिन मैं ये राज अपने साथ कब्र में लेके जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्टअप पाकिस्तान की एक और पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे इमिग्रेशन के हवाले से। नेचुरली दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम हम अपनी इस पॉडकास्ट की सीरीज़ में इमिग्रेशन का जिक्र कर रहे हैं। इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स भी हमारे पास आए हैं। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो यूनिलीवर पाकिस्तान के जो CEO हैं आमिर पराचा साहब, उनके साथ भी इमिग्रेशन ब्रेन ड्रेन इस पर एक बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ था। एंड ही शोड द पॉजिटिव साइड ऑफ इट कि काफ़ी लोग एक डूम्सडे सिनेरियो बना के प्रेजेंट करते हैं कि ओले भाई सब छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान। ही ट्राइड टू लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इमिग्रेशन एज वेल कि हम किस तरह इसको जो है वो चैनलाइज चीज़ों को कर सकते हैं बेहतर। तो आज भी हमारे साथ जो है वो एक बहुत ही सीनियर इमिग्रेशन कंसल्टेंट मौजूद हैं। इज एन एक्सपर्ट, आई शुड नॉट कॉल हिम अ कंसल्टेंट, इज एन एक्सपर्ट माशाल्लाह, ए वेरी फेमिलियर फेस एज वेल। और आप पाकिस्तान में यूट्यूब पे जाके इमिग्रेशन कंसल्टेंसी लिखेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आदिल साहब का जो है वो फेस वहाँ पे मिस कर रहे होंगे। सो हमारे आज के जो मेहमान हैं स्टार्टअप पाकिस्तान की इस पॉडकास्ट में आदिल इस्माइल साहब हैं, हु इज़ एन इमिग्रेशन एक्सपर्ट के साथ साथ इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ सुपीरियर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड एज वेल। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। वालेकुम अस्सलाम अदील। कैसे मिजाज सर? सर ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल तो फुल बिजी चल रहे होंगे सर, जिसको देखो आजकल तो बाहर जाने के चक्कर में लगा हुआ है। सो माशाल्लाह काम सही चल रहा है। थैंक्स टू पाकिस्तान। हमारे हालात, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसकी वजह से ऑब्वियसली कंसल्टेंट्स, सिर्फ कंसल्टेंट्स ही नहीं, अक्सर मैं बताते रहता हूँ कि ये जो 2022 के बाद या 2020 के पैंडेमिक के बाद ही आप कह सकते हैं कि ये बूम स्टार्ट हो गया था और लोगों को बाहर जाने की जरूरत पेश आ गई थी। फिर सिचुएशन जो पॉलिटिकल बनी और फिर फाइनेंशियल जो हुई तो उस वजह से थोड़ा सा ज्यादा लिफ्ट अप हो गया। और लोगों ने फिर ये सोचना शुरू कर दिया कि ना रीलोकेशन कैसे की जाए। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, जैसे कि आपने कहा, आमिर साहब ने भी बताया। ये तो आप समझ लेंगे ना कि 2-3 दिहाइयों से ऐसा ही है कि हम बचपन से देख रहे आते हैं। माय फादर वाज अ कंसल्टेंट, तो उनको भी हम देखते रहे हैं, बड़े भाई भी कंसल्टेंट हैं, उनको भी देखते रहे। तो अब ये है कि अब तो मेरी जनरेशन, मतलब सन भी मेरा जना बेटा जना कंसल्टेंट है, तो उनके लिए ये फायदा है कि वो हमने चैनलाइज कर दिया है। और ये ऑब्वियसली जो टॉपिक है वो बाय चॉइस है, बाय फोर्स नहीं है। इसमें कतन ये नहीं है कि हम ये कहना शुरू कर दें कि पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। दाद आप कहना चाहिए कि मौके हैं यहाँ पर भी, बट द ओनली प्रॉब्लम इज सिस्टम। सिस्टम चैनलाइज नहीं है, सिस्टम अच्छा नहीं है। उसको बहुत कभी कभी आप और मैं जैसे लोग जो होते हैं बड़ा डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये सही होने वाला नजर तो नहीं आता हमारी जिंदगी में, तो बहरहाल नहीं नजर आ रहा मुझे। ट्रू। अब जैसे कि मैं किसी जगह पर बैठा हुआ था, मैं एक बात कर रहा था, मैंने कहा मैं ये किसी जगह पर इनकॉर्पोरेट करूंगा कि लोग ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान का नाम बड़ा खराब हो गया बाहर और हमें वीज़ाज नहीं मिल रहे माशाल्लाह। आजकल अब तो UAE के वीज़ा नहीं मिल रहे हमें, सोचें तो हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं। और कल मैं एक दिख रहा था टिकटॉक के ऊपर, तो बड़े अच्छे तरीके से कोई बता रहा था कि पाकिस्तान के लिए 2025 में कोई 32 या 33 ममालिक फ्री। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, फ्री है, लेकिन वो कौन कौन से जाना जहाँ पर हम अफ्रीका के ममालिक हैं बहुत सारे, तो वहाँ जाना नहीं हो जाता। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी ख़राब है और नोटोरियस हैं हम उस लिहाज से। तो एक जो बात समझ में आती है वो ये है कि मैं और आप जो क्वालिफाइड लोगों की जो हम बात करते हैं तो वो उसका खुमियाजा भुगत रहे होते हैं। उनको वीज़ाज नहीं मिल रहे होते हैं, उनके लिए इमिग्रेशन की पॉलिसीज भी ऑब्वियसली उसी तरीके से देखी जाती है ड्यू टू द रीजंस कि जो हम करके आते हैं। अब उसके अंदर ज़्यादा जो बड़ा तबका है वो आपका लेबर तबका है जी। उस लेबर तबके की वजह से ऑल्दो कि वो रेमेड भी कर रहा है, हमें फ़ायदे भी हो रहे हैं, वो जो लेबर की वजह से हम जो नुकसान हो रहा है हमें वो पूरा नहीं होने वाला। अब उसकी वजह है, मैं उसमें यूँ कहता हूँ, थोड़ी सी बात किसी को शायद नागवार गुजरे इस बात पे कि आप लेबर खुद उठ के ही ट्रोलिंग करे कि भाई वो तो आप कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि लेबर को जाना नहीं चाहिए पाकिस्तान से। अच्छा,
उसकी वजह फिर आगे की बात भी सुने, वो सब यहाँ से इतना काट के ना होता है कि आगे की बात ये है कि लेबर को नहीं जाना चाहिए उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के लोग इस बात का ताजुन करें या ऐसे जो है वो सेंटर्स बनाएं जहां पर हमारी जो है वो सॉफ्ट स्किल्स की तरबियत होनी चाहिए। बेशक, आई थिंक बहुत वैलिड पॉइंट है आदिल साहब, इट्स अ ब्रिलियंट मतलब पॉइंट। हमारा मजदूर बेचारा जा रहा है, ये कारपेंटर जा रहा है, प्लम्बर जा रहा है और उसको पता ही नहीं है कि एडेप्टेबिलिटी कैसे होती है। ट्रू। उसको पता ही नहीं है कि कैसे जो है ना वो रूल्स को फॉलो किया जाता है। Right. उसको जो है वो डिजिटल चीज़ों के बारे में नहीं पता कि पैसे भी कैसे भेजने। राइट। तो फिर या तो वो फ्रॉड का शिकार होता है, ठीक, या फ्रॉड करता है। अच्छा, लेकिन आदिल साहब यहाँ पे एक और बात आती है। देखिए, हमने अभी जैसे बात की कि पेंडेमिक के बाद आपने कहा कि जी इमिग्रेशन में एक क्राइस देखने में आया है, और 2022 अप्रैल के बाद से तो आप देखें जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हालात हुए हैं उसकी वजह से लोगों में एक डिसअपॉइंटमेंट बहुत है। लेकिन पाकिस्तान का जो इमिग्रेशन का सिलसिला है दैट स्टार्टेड वे बैक इन 60s, जब तरबेला मंगला वगैरह बनने शुरू हुए थे। आपको पता है लाला मूसा, खारियां, मीरपुर, यहाँ से बड़ी तादाद में लोगों को यूरोप में रीसेटल किया गया था, और फिर उसके बाद 70s में ऑयल निकला, मिडल ईस्ट में लोगों ने बड़ी तादाद में जाना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी लेबर तो आदिल साहब हमेशा से इन मुल्कों में जा रही है, बल्कि अब तो शायद लेबर से मिडल ईस्ट जाती है। एक ज़माने में हमारी लेबर अमेरिका और यूरोप भी 60s में जाया करती थी। फर्क क्या आ गया? ये क्या हम एज अ नेचर थोड़े से बदतहजीब हो गए हैं? मजीद क्या हुआ? वो शऊर का मसला हो गया ना, उस पर काम नहीं हुआ। राइट। पहले के तो लोग थे, हम तो पार्टीशन के बाद से जो लोग थे उसके बाद जो कर रहे थे तो वो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे। आपने देखा कराची के हालात जी, अगर पुरानी तस्वीरों को देखें ऐसा लगेगा आप लंदन की तस्वीर आप देख रहे हैं। एब्सोल्युटली, ठीक है ना? आप देखें तो बाशऊर लोग थे। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि तालीम का ताल्लुक शऊर से नहीं है एक्चुअली। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने शायद मैट्रिक इंटर भी नहीं किया होगा, सही, और वो इतने तहजीब याफ्ता होते हैं, इतना उनके अंदर जो है ना वो अदब आदाब होता है, उनको पता होता है, एहसास होता है। ये सारी चीज़ें कैसे पैदा होंगी? वो शऊर से होंगी। तो उसके लिए घर से भी स्टार्टिंग होना चाहिए, माशरे से भी होना चाहिए, मोहल्ले से भी होना चाहिए। एंड अगेन जो रियासत की जिम्मेदारी है वो पूरी अभी तक नहीं होती, क्योंकि हम हर कोई जो है वो काइंड ऑफ खाली वली में चल रहा होता है कि भाई ठीक है जो चीज़ चल रही है। अब जाकर जो है वो हमारे इदारे, अभी आप देखा होगा न्यूज़ के ऊपर कि 500 ऑफलोड हुए हैं जी। अब हमें 2025-24 के अंदर ख्याल आ रहा है जी, हाँ बिल्कुल, कि ऑफलोड करने भी चाहिए, कि जो बंदा लग ही नहीं रहा कि वो उम्र का वीज़ा लेके जाकर वहाँ पर जो है वो बैगिंग करेगा, तो अब आपको करना चाहिए, आपको पहले करना चाहिए सारी चीज़ें, और फिर उनको जो मैंने कहा कि उस वक्त तक रोकना चाहिए। सही, ऑब्वियसली ये बात तो नहीं पहुंचेगी आगे तक भी, बट हम कहीं ना कहीं हम डिस्कस करके अपना जो है ना वो बड़ा निकाल लेते हैं। जाहिर है आदिल साहब, आप खुद एक इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, आपको अंदाजा है कि ये माफियाज ऑपरेट करती हैं, ये ट्रैवल एजेंट्स के नाम पे। पाकिस्तान में ट्रैवल एजेंट्स की एसोसिएशन है, उनको भी अपनी खुद एहतसाबी करनी पड़ेगी कि भाई ये कौन लोग हैं जो कि हमारे नाम को बदनाम कर रहे हैं। बिकॉज देखिए कोई पाकिस्तानी, हमारा दिल दुखता है ना जब हम ये खबरें सुनते हैं जी। मैं एक देख रहा था कि दुबई में कोई कॉन्सर्ट चल रहा था, उसमें दुबई पुलिस की तरफ से एक अरब था जो कि उर्दू बोलने की कोशिश कर रहा था और बता रहा था कि ये पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है और सबसे ज़्यादा स्पीडिंग टिकट पाकिस्तानियों को होती हैं, सबसे ज़्यादा नो पार्किंग पाकिस्तानी करते हैं, सबसे ज़्यादा गलत ड्राइविंग पाकिस्तानी करता है। दिल दुखता है हमारा इन चीज़ों के हवाले से। और हमें शौक नहीं है सारे तमगात लेने का, सीरियसली, बट अगेन सीरियसनेस कम है, सीरियसनेस कम। और वही वाली बात है कि लोग जो है ना इसके ऊपर वर्किंग नहीं कर रहे हैं। अगर ये वर्किंग की जाए तो काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें किया जा सकता है, इंसान में तब्दीली आती है। देखिए फिर भी आप ये देखिए कि यही पाकिस्तानी जो अब हम कराची में हर जगह गुटखा मावा थूकते फिर रहे हैं, अभी दुबई में जाके क्या कोई सोच सकता है कि वो इस तरह की हरकत करेगा? तब्दीली आ जाती है, थोड़ा सा हमें प्रीएम्प्टिवली काम करना पड़ेगा। चलें सर, अब जरा बात करते हैं इमिग्रेशन के हवाले से। इस वक्त जाहिर है जो एक चीज़ शायद मेरी ऑब्जर्वेशन है या क्या है, बल्कि वो आमिर पराचा साहब के साथ जब बात भी हो रही थी तो मैंने उसमें भी ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये बताया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल सीनियर एक्सपीरियंस्ड पढ़े लिखे लोग, जो लोग 40-45 साल, देखिए ये वो उम्र होती है आदिल साहब जब लोगों के करियर सेट हो चुके होते हैं, लोग सीनियर पोजीशन से पहुंच चुके होते हैं, मुझे करियर में कहाँ आगे जाना है। मेरे अपने सर्कल में, अभी हम थोड़ी देर पहले भी एक दोस्त का नाम ले रहे थे, मैं ऑन एयर नहीं लूंगा, वो बच्चा बड़ा स्टेब्लिश बंदा है, आपको पता है, एक बहुत बड़ी सरकारी कंपनी में एक बड़ी सीनियर पोजीशन पे है। आपको लग रहा है कि इन लोगों में एक इमिग्रेशन का इस वक्त जो है वो ज्यादा सिलसिला चल पड़ा है कंपेयर टू अगर हम 10-15 साल पहले चले जाएं? हमेसा ज्यादा ही होता है। अब चूंकि नजर ज्यादा आ रहा है आपको, ओके, तो इसलिए हमें ये लग रहा है, क्योंकि अफरा तफरी ज्यादा हो गई, नजर आया कि पिछले 2-3 साल से इमिग्रेशन की लहर है, हर वक्त हर कोई अप्लाई कर रहा है, क्योंकि देखिए 40 के बाद ही आपको थोड़ा होश भी आ रहा होता है। तो आपको ये नजर आता है या तो आप स्टैब्लिश हो चुके होते हैं, राइट, या आप स्टैब्लिश नहीं होते तब भी आप ये कोशिश कर रहे होते हैं कि अब मैं स्टैब्लिश हो जाऊं और बाहर मुल्क में करेंसी डिफरेंस की वजह से और अच्छा पैसा कमाने का और अच्छी लाइफस्टाइल के लिए आप अपनी फैमिली को मूव करना चाहते हैं। तो 40 के बाद तो ज्यादा लोग सोचते ही हैं, और ये सोचना जो है फितरतन है एक्चुअली, राइट।
लेकिन जो उससे नीचे वाले हैं वो भी लग गए हैं लाइन के अंदर ऑब्वियसली। और ये भी शुरू से यही होता आ रहा है कि ना आप स्टूडेंट्स जाते हैं जी और फिर वापस नहीं आते। तो ये तो होता ही है। Right. तो वो कई जगह पर पाकिस्तान को फायदा भी होता है कि जो यूनिवर्सिटीज जो यूके में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है या अमेरिका के अंदर है, वहाँ से जो पढ़कर आ रहा था ऑब्वियसली हमें फ़ायदा है। बट मैंने जब जितना ऑब्जर्वेशन किया है और अपने इस करियर 21 साल के अंदर वो यही देखा है कि जितने लोग भी वापस आए हैं ये पढ़कर भी, बहरहाल वो उसमें से आप 10 में से 9 लोग नाखुश ही रहते हैं बाद में। वो बहुत ही हुब्बुल वतनी में तो आ तो जाते हैं, लेकिन वो फिर आके हमारे टेबल पे बैठे होते हैं कि सर गलती कर दी वापस आके, अब हमें बाहर दोबारा भिजवा दिया जाए। तो ये जो पिछले 2-3 साल जैसे आप बात भी कर रहे थे, इमिग्रेशन का काम तो ऑब्वियसली चला ही है, इसके साथ साथ ट्रैवल एजेंट्स का काम भी बहुत हो गया। पैंडेमिक में तो बिल्कुल ही बंद हो गया था। अब जो ये वीजा सेलिंग जो है ना, ये बढ़ गई है। और सबसे ज्यादा जो अगेन बात है कि सबसे ज्यादा जो आपको तादाद मिलती है वो आपको जो है वो लेबर क्लास, सेमी स्किल्ड या नॉन टेक्निकल है, क्योंकि वो ज्यादा जाना चाहता है, ठीक है, उसको सेटल होने की ज्यादा जरूरत है। तो उसमें फिर एज मैटर नहीं आ जाता। रीलोकेशन की अगर आप बात करें, पाकिस्तान के अंदर अभी क्वालिफाइड लोगों के लिए बहुत लिमिटेड तादाद है। मतलब जो ऑप्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड है। राइट। तो उसके अंदर एज जो मैटर करता है, 25 साल के बाद या 24 साल के बाद आप स्टार्टिंग ले सकते हैं। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आगे कि क्या जी बिल्कुल हम इस पे आते हैं। बट जो 24 साल के बाद और 45 से बिलो तक, ये उनके पास ऑप्शंस हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या न्यूजीलैंड और साथ साथ यूएस, अभी बहुत बूम चला हुआ है कि यूएस के लिए अप्लाई करना, तो वो आपके पास ऑप्शंस अभी 4 कंट्रीज के लिए मौजूद है। हम ऐसा करते हैं, इसमें हर कंट्री को जरा वन बाय वन लेकर चलते हैं। सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका आपको पता है वैसे भी हमारा जरा हम इम्पोर्टेंस भी बड़ी देते हैं। और मेरा भी इन ममालिक जाना हुआ है और मेरी भी जाती जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि भैया अमेरिका है एंड कंपेयर टू कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, जो हमारे जानने वाले लोग, और मैं जो अमेरिका में लोगों को देखता हूँ ज़्यादा सेटल्ड देखता हूँ और वेल एस्टेब्लिश्ड देखता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद अमेरिका। मैं एक एक्सपीरियंस आदमी हूँ, अच्छी डिग्री है मेरे पास, अच्छा मेरे पास पोजीशन पे मैं मौजूद हूँ, टेक्निकल एक्सपर्टीज है मेरे पास। अमेरिका में सेटल होने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनके थ्रू मैं जा सकता हूँ? देखिए 2 तबकात हैं, पहले तो हम ये तयीन करेंगे इसका। एक तो है स्किल्ड प्रोफेशनल्स, ठीक है ना। अभी हम नॉन स्किल के लोगों को अक्सर पता भी है कि आदत पहले नॉन स्किल के ऊपर ज़्यादा नहीं काम करता है। तो स्किल प्रोफेशनल्स जो हैं एक तबका हो जाता है, और फिर हो जाता है बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स होता है। स्किल प्रोफेशनल्स ज़्यादा तादाद है तो हम उनकी ज़्यादा बात कर सकते हैं। और पिछले 2 साल 2.5 साल के अंदर जो प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ पाकिस्तान के अंदर, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस 2, जिसको हम EB2 और NIW के साथ लगा दिया गया, तो वो हमारे लिए फ़ायदा हो गया। उसमें जॉब ऑफर दरकार नहीं है। आप उसके अंदर इस्तदाई यही करते हैं कि ना मुझे जॉब ऑफर वेव की जाए ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, आपके पास अगर वो स्किल्स टेक्नोलॉजी वाइज हो या ऐसी चीज़ जो US के नेशनल प्रायोरिटीज़ के अंदर है, लाइक हेल्थ हो गया, IT हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये इस तरह की जो चीज़। तो अब आप देखें ना, AI को सिर्फ आप उठा के देखें, और मैं तो नॉर्मली ये कहता भी हूँ जो आज जो नई पौध आने वाली कि अपने आप को बिल्टअप कैसे करें, वो AI पे काम करें। अगला जो आप 5 साल 2025 से 30 तक का भी अगर आप करेंगे, इवैल्यूएशन अगर करेंगे या उसका जो है ना देखेंगे, तो ये होगा कि 70% जो जॉब्स होगी वो AI रिलेटेड ही होंगे, चाहे आप हेल्थ में, चाहे एजुकेशन में, इतनी तादाद में आपको है। तो जो AI की जो प्रोजेक्टेड मार्केट है इस वक्त, वो $232 बिलियन की मार्केट है। ऑलराइट। 78 मिलियन जो है वो जॉब्स एक्सपेक्टेड हैं इस वक्त 2030 तक, जो AI से रिलेटेड जो है वो जनरेट होंगी। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। लोगों को अभी से मशीन लर्निंग, AIs, इसके ऊपर अपना जो है वो करियर बिल्टअप करना चाहिए। और US को भी यही जो है वो लोग चाहिए जो नेशनल प्रायोरिटीज, नेशनल इंटरेस्ट जहाँ पर होगा, ठीक, वो आपका होगा साइबर सिक्योरिटी हो गया, हेल्थ हो गया, ये प्रोफेशनल्स हो गए। इसमें एज की नहीं है। सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर या इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर रहा है एस्पेक्ट EB2 के अंदर, जो मशहूर भी इसलिए ज़्यादा हुआ कि इसके अंदर एज की कोई लिमिट ही नहीं है। ओके, राइट, एनीवन कैन अप्लाई। अगर वो 60-70 साल वाला भी है तो अप्लाई तो कर सकता है। तो हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो 60s में हैं, 50s के अंदर हैं, वो अप्लाई कर, लाइक प्रोफेसर्स हो गए, PhD होल्डर्स हो गए। तो एज की लिमिट नहीं, एज लॉन्ग एज आप प्रूव कर रहे हैं कि आपका जो काम, स्किल्स, एजुकेशन US के नेशनल इंटरेस्ट के अंदर। और ये वीजा कितने अरसे के लिए मिलता है, कितने अरसे आप अमेरिका में कायम कर सकते हैं? देखिए, ये बेसिकली तो ये टूवर्ड्स ग्रीन कार्ड है, डायरेक्टली ग्रीन कार्ड आपको मिलता है। राइट। आपको इनिशियल जो वीजा मिलेगा, एंट्री वीजा आपको सब मिलेगा, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल के अंदर अंदर का आपका वीजा मिलेगा। एंड देन आपने वहां पर लैंड करना है। लैंड करने के बाद आपने अपना चेंज ऑफ स्टेटस के ऊपर अपना ग्रीन कार्ड अप्लाई करना है। ओके।
और ग्रीन कार्ड डायरेक्टली आपको मिल जाएगा वो, राइट, विदाउट एनी जॉब ऑफर और एनीथिंग, क्योंकि है ही नेशनल इंटरेस्ट वेवर है। Right. आपने जो एक्सेप्टेंस अप्रूवल ही लिया है वो आपने विदाउट जॉब ऑफर लिया है। ओके, EB2 अगर नॉर्मल पे अगर अप्लाई करते तो यू नीड टू हैव एन एम्प्लॉयर, और उसके साथ उसके लिए आपको पर्म सर्टिफिकेशन और लेबर सर्टिफिकेशन की जरूरत होती थी। तो वो एक बहुत ही जो है ना वो कंबरसम आप कहना चाहिए ना कि एक प्रोसेस था। वो तो H1B किस्म का वीजा बन गया कि उसमें भी वही बट नौकरी की H1B में ऑफर। इसमें तो बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। H1B के अंदर और उसमें डिफरेंस ये है जी, कि H1B जो है वो बेसिकली वर्क करता है जॉब ऑफर के साथ, ओके, और वो बैलेटिंग के साथ एसोसिएट है। ऑलराइट, मतलब हर बंदा, मतलब वो उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बनेगा कुछ का। जो बैलेटिंग में 60-65 हज़ार उन्होंने लेने, मार्च में उसकी बैलेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मुख्तलिफ कंसर्न्स अभी से शुरू हो गए हैं जिसके अंदर लोगों को बेवकूफ़ बनाना Right. कि भाई, क्योंकि जॉब ऑफर आप अपनी जेब से दे दें। राइट, मैं आज आपके पॉडकास्ट से तवज्जो से ये बताना चाहूंगा आवाम को भी कि जहां पर भी कोई कंसल्टेंट, पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर आपने पाकिस्तान के हालात देखे, अभी भी लोग नहीं समझते हैं कि जब कोई कंसल्टेंट ऑफर करता है कि मैं अपनी जेब से जॉब ऑफर कर दूंगा, ओ, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होना ये चाहिए। बड़ा रेड फ्लैग है, ये बहुत रेड फ्लैग है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा आसान होता है, कोई बेचारा आ जाए, जैसे मैं कंसर्न हूँ, आप एक क्लाइंट हैं, आप आते हैं, आप कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं करेंगे, और मैं आपको कह रहा हूँ मेरी तो बड़ी दुकान है, बड़े बड़े बोर्ड लगा लिए एम्प्लॉयर, मेरे पास तो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयर्स हैं। अब चूंकि इसमें पैसा कैसे बनेगा H1B वीजा के अंदर, क्योंकि अभी शुरू हो गया, हालांकि ये कोई 60-70 साल से ज्यादा का पुराना प्रोग्राम है, बिल्कुल, ये बहुत से लोगों को पता होगा। अब वो ये सिलसिला शुरू हो गया कि भाई H1B वीजा के अंदर एम्प्लॉयर आपको कोई भी आपका और मेरा दोस्त कोई बैठा हुआ वहां पर वही जॉब ऑफर कोई निकाल के अगर दे दे, और यहाँ पर बैलेटिंग में नाम नहीं आएगा, सर सॉरी आपका ये 2 लाख 4 लाख 6 लाख 10 लाख आपके जो है ना वो जाया होगा। सही, सिंपल। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई आप खुद अपनी ड्यू डिलिजेंस भी करें, राइट, रिसर्च करें कि H1B वर्क कैसे करता है। तो ये हर बंदे को मिलने वाला नहीं। बहुत हाँ, जरूरी point। H1B का एग्जेम्प्ट वीजा है, अगर वो अप्लाई करें तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, उसमें वो क्या हम होता करते हैं। उसमें क्या होता है? वो ऐसा है कि उसके अंदर आपको उसमें भी एम्प्लॉयर तो बड़ा नीड है, बट 2 लोगों के लिए उसमें बैलेटिंग में नहीं जाना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है। ओके, एटलीस्ट आप ये तो नहीं कहेंगे किसी को ना या बैलेटिंग में नाम नहीं आया। वो टीचर्स के लिए होगा और नर्सेस के लिए होगा, ओह, उनकी प्रायोरिटी है। राइट, उसके लिए हम ये करते हैं कि हम उनका CV लेके अपने जो काउंटर पार्ट है US के अंदर, उनसे हम जो है ना उनके एम्प्लॉयर्स को अप्रोच कराते हैं और उनकी इवैल्यूएशन करवाते हैं CV के हवाले से, और जो उनको ऑफर करता है 2 से 4 महीने का हम टाइम लेता है, पूरी भाग दौड़ की जाती है। ये नहीं किया जाता कि मेरे पास जॉबें पड़ी हुई हैं, ठीक है, और मैं आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल, तो वो एग्जाम प्रोग्राम तो अपनी जगह पर ठीक है, उसमें चांस लेना चाहिए, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम, अब दोनों में डिफरेंस क्या है H1 और EB2 के अंदर? EB2 डायरेक्ट ग्रीन कार्ड है, ओके, एज लिमिट नहीं है, Right. ठीक है ना। तो H1 के अंदर आपका जो है वो एज लिमिट भी आपको आएगी और डिग्रीज भी आएगी कि आपके पास 4 इयर्स बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और स्टेम कैटेगरीज के ऊपर ही वो काम होगा। तो EB2 में भी प्रायोरिटी स्टेम की है, लेकिन हर ऑक्यूपेशन अप्लाई कर सकता है, राइट, एज लॉन्ग एज हमारे पास जर्नलिस्ट ने अप्लाई किए हुए हैं, हमारे पास जो है ना वो एक्टर डायरेक्टर्स ने अप्लाई किए हुए हैं, और कोई सी भी फील्ड आपके जो है कहना चाहिए, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा प्रोग्राम अभी तक रहा है। बट सवाल ये है कि अब ट्रम्प साहब क्या करता है आगे? अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मेरा अगला सवाल आपसे यही होने वाला था, क्योंकि आप जानते हैं कि HB1 के हवाले से ऑलरेडी ट्रम्प की अपनी पार्टी में ही इख्तलाफात सामने आए। इलॉन मस्क का एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू है, इलॉन मस्क बहुत सपोर्ट करता है HB1 को, लेकिन जो बहुत ही अल्ट्रा कंजर्वेटिव हैं रिपब्लिकन पार्टी में, उनको HB1 को सपोर्ट नहीं करना। सो बहरहाल, क्या आपको ऐसा तो नहीं लगता कि EB2 भी जो है वो भी कुछ खतरे में आ सकता है? आज ही न्यूज आ गई है अच्छा, कि पॉलिसीज गाइडलाइंस उन्होंने दे दी हैं, ओके, तो ट्विस्ट तो होगा, ट्विस्ट हो, कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ना है, फर्क पड़ेगा। प्रोग्राम खत्म नहीं होने वाला। जो एक सवाल था शुरू में जब ट्रम्प आने वाले थे या आ गए थे, राइट, आ रहे थे, तो लोग सवाल करते अब क्या होगा, बंद तो नहीं हो जाएगा? तो ये डर तो खत्म कर दें कि बंद तो नहीं होने वाला प्रोग्राम। राइट, प्रोग्राम 2016 से चल रहा है, जी, इंडिया और चाइना उसके अंदर पीक पे थे, और उनका प्रोसेसिंग टाइम ही 10 साल प्लस पे चले गया है। उफ, तो amazing। हम फिर भी अभी पाकिस्तान के अंदर 2 ढाई साल 3 साल का प्रोसेसिंग टाइम है। अच्छा, थोड़ा सा मैं जानना ये भी चाहूँगा कि जैसे एक तो इमिग्रेंट वीज़ा हो गया, जिसकी कैटेगरीज हमने कुछ बात की 2-3 मोटी मोटी, एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा भी होता है जिसमें आप टूरिस्ट वीज़ा वगैरह करते हैं। अमेरिकन का जनरल एटीट्यूड क्या है टूवर्ड्स पाकिस्तानी? बिकॉज मैंने भी अपना अप्लाई, मेरा एक एक्सचेंज वीज़ा भी लग चुका है, और मेरा एक फैमिली के साथ, क्योंकि मैं उनके एक्सचेंज प्रोग्राम का हिस्सा रहा हूँ अमेरिका के। सो वो एक्सचेंज प्रोग्राम, तो वो J1 जो होता है वो तो आपको बड़ा VIP वीज़ा होता है, आपका इंटरव्यू सब बड़ा वेव होता है। फैमिली के साथ भी आप जाएं, एक बार आपको J1 मिल चुका होता है तो फिर आपको यू आर गुड। बट मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज होते हुए देखे, और कुछ लोग जो मोटी मोटी स्टेटमेंट्स लेकर आ रहे होते थे, उनको वो इतने मजे से रिजेक्ट कर दिया करते थे कि मेरी वाइफ भी मुझसे कह रही थी, यार हमने क्यों बिठाया यहाँ पे, हमारा भी रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, हमारा रिजेक्ट नहीं होना, नहीं हुआ था, वी गॉट द वीज़ा। बट बड़ा एक एराटिक सा नहीं होता है इनका? क्या 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 वर्किंग क्या चल रही होती है अमेरिका? देखिए, वर्किंग बड़ी आसान है। आप US को डील करें, सबसे पहले तो ज़हन में रखें, सही,
सबसे दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस से आप डील कर रहे हैं ठीक है ना, तो वो ड्यू डिलिजेंस करते हैं वो हर तो बंदे आपको की। बता देंगे रात रात में क्या खाना खाया था अल्लाह आपने। खैर करे। तो बात ये है कि आप बहुत से लोग बात करते रहे ना एजेंट, अच्छा लेबर्स को ज़्यादा सेमी स्किल वालों को पता नहीं होता, उनसे कहते हैं हम आपका डॉक्यूमेंट, आपने कभी खुद अप्लाई किया है कि ये B1 B2 के अंदर कोई डॉक्यूमेंट लगता है? कोई नहीं लगता, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ना आप डॉक्यूमेंट के थद्दे आप लेके कुछ भी चले नहीं जाए, होता। वो आपसे मांगेंगे भी बस वो नहीं। फॉर्म भरें आप उनका जो आपने ऑनलाइन है। फॉर्म भरा है, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन दी है, अब सोशल नेटवर्क आ गया है, सोशल नेटवर्क के अपने हैंडल्स आपने दे दिए, सही। यू गुड टू गो। अब आप जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, पसंद आ गए, हाँ और प्लस पसंद आने से ज्यादातर जो बात होती है वो होती है आपकी ड्यू डिलिजेंस पहले। या वो पहले वर्किंग जो है वो 3 मिनट में हो चुकी हुई होती है, जब आपका नंबर आने वाला होता है, ठीक। उसके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होता है कि तुमने ये जगह पर पोस्ट में अमेरिका के खिलाफ ये बात लिखी थी वो आपको बताएगा नहीं, लेकिन वो आपका काम उतर जाएगा। ठीक हो गया। तो वो सारी जो पीछे जो ड्यू डिलिजेंस होती है उसकी, उनकी इंटेलिजेंस होती है, बहुत जबरदस्त काम करती है। right. लोग इस पे काम नहीं करते हैं। विजिटर वीजा भी लेना एक आर्ट है। बेशक बताऊं, अच्छा पॉइंट है। बहुत अच्छे मैंने प्रोफाइल्स देखी हैं रिफ्यूज होते हुए, सही। और बहुत ऐसी प्रोफाइल भी देखी है जिनकी कभी कहीं कहीं गए भी नहीं है, वो फ्रेश पासपोर्ट है बिल्कुल, और वो इंटरव्यू में अपीयर हुए, उसने दे दिया। राइट। तो इट्स अ मैटर ऑफ, एक तो लक भी आप कह सकते हैं, और दूसरा ये कि आप अपनी वर्किंग करके जाया करें, बिल्कुल सोशल ऐसे। मीडिया का अच्छा इस्तेमाल रखें, चेक इन्स अच्छे लगाएं, बिल्कुल ये छोटी छोटी सी बातें लोगों को नहीं पता होता है। अच्छे पोस्ट लगाएं, मोटिवेशनल बातें और करें। दूसरी बात बिल्कुल। आप कहते हैं विजिटर वीजा के अंदर, टूरिस्ट वीजा के अंदर, कि मुझे घूमने का शौक, घूमने के लिए कह रहे हैं ना जी हाँ, B1 B2 के अंदर, या तो बिजनेस का कहेंगे तो बिजनेस बताना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हैं मैं घूमने जा रहा हूँ, लेकिन कहीं पे भी आपका घूमने का कोई भी मिजाज नजर नहीं आ रहा या जो है ना वो कराची से भी कभी बाहर गया, बिल्कुल बट इवन दो इससे फर्क नहीं पड़ता, लक हो जाती, कभी कभी ऐसा भी होता है उसको नजर आया बड़े अच्छा खूबसूरत लग रहा बंदा, बड़ा अच्छा फ्रेश लग रहा है, बिल्कुल ऐसे। वो खुद भी घर से डांट नहीं खा के आया हुआ बेगम की, तो वो जाकर जो है ना वो आपको वीजा दे देगा, बट ये रेयर केसेस होते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन करें, आप अपने ट्रैवल हिस्ट्रीज पे भी काम करें, ताकि नजर आए कि आप पैसा लगा, अमेरिका जा रहे हैं आप, बिल्कुल तो पैसा तो लगेगा। बिल्कुल ऐसे। अगर आप VIP जा रहे हैं तो 30 40 50 लाख रुपए ऐसे लग जाते हैं, ट्रू। अगर आप नॉर्मल भी जा रहे हैं तो 10 15 लाख रुपए तो मिनिमम भी आपका खर्चा तो लगना ही है ना, बिल्कुल महंगा होता तो है। ये चीजें जो है ना वर्किंग करनी और अमेरिका में आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगा, स्टूडेंट वीजा की क्या अपडेट है अमेरिका में? एक जमाने में तो 80s 90s में सब अमेरिका ही पढ़ने जाया करते थे, ये बरतानिया कनाडा तो अभी रिसेंट कहानी है। I-20 अब I-20 एग्जैक्टली वो वीजा हुआ करता था, हम भी जब इंटर कर रहे थे तो I-20 I-20 सब अप्लाई कर रहे होते थे। ये नंबर मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए काफी नीचे चला गया है कंपेयर टू इंडिया एंड पिछले चाइना। कुछ सालों में तो बेहतर हुआ था दोबारा से, अब ट्रम्प का आने का कुछ नहीं कहता, बट एक अच्छी बात नजर आई है जो कि अभी तक उन्होंने मुख्तलिफ जो है इंटरव्यूज में कह सकते हैं, जो चलते फिरते दे रहे होते हैं या वैसे कर रहे होते हैं, तो उसमें तो कही है, तो वहाँ से मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ या मैं उसको देख रहा हूँ, तो मेरी एनालिसिस के मुताबिक ये है US अब ये करेगा कि जितने भी लोग जो बैचलर्स पढ़ने आने वाले हैं या मास्टर्स करेंगे उनको वो डायरेक्ट ग्रीन कार्ड देगा। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, थोड़ा सा वेट करें, देखें कि किस तरफ जाता है, किस तरफ जो पहुंचता है। लेकिन ट्रम्प के मुंह से ये बात सुनी हमने, ट्रम्प के मुंह से बात सुनी। देखिए मेरे हम देखें क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई हम पढ़ा रहे हैं, ये हमारा एसेट हो जाएगा, हम इनको ग्रीन कार्ड ऑफर करेंगे। बिल्कुल। जो खिलाफ है वो खिलाफ है इलीगल इमिग्रेंट्स के, बहुत ज्यादा। बिल्कुल इलीगल इमिग्रेंट्स के, कि भाई आप वहां पर आकर जो है वो बर्थ करवा देते हैं, वो भी कोई लीगल रूट नहीं है, और मेरे ख्याल से वो खत्म करने के ट्रम्प का पूरा इरादा है। आप बॉर्डर जो है आपका देखेंगे जो मैक्सिको बॉर्डर्स हैं, चीजें, तो वो सारा खत्म हो जाता है। हमेशा भी उनके जो भी इनका टर्म आता है उस लिहाज से जो है वो उनको वहां रोक नहीं देता। हाउएवर उसने H1B के भी सवाल पे ये कहा कि हम नहीं खत्म करने वाले, बिल्कुल ऐसे, बिकॉज वी नीड स्किल्स। वो IT वाले हों, इंजीनियर्स हों, उनके लिए हमेशा H1B हो या वैसे हो। H1B के लिए सिर्फ और सिर्फ आपने कोशिश ये करनी है कि लेजिटिमेट आपका एम्प्लॉयर आपको पता हो, या आप खुद इंटरव्यूज दें, खुद जॉब ऑफर देखें, एंड देन बैलेटिंग के अंदर आ जाए। दैट इज ट्रू। आई थिंक ट्रम्प के बारे में जो थोड़ा बहुत मैं भी अमेरिकन पॉलिटिक्स फॉलो करता हूँ, ही इज अ वेरी प्रैग्मेटिक बिजनेसमैन। वो अमेरिका के लिए कोई वो काम नहीं करेगा जो कि अमेरिका के लिए नुकसानदेह होगा, और उसको पता है कि अमेरिका में जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है IT साइड पे खास तौर से, इट इज़ ऑन द बैक ऑफ सम वेरी टैलेंटेड पीपल जो वो दुनिया भर से अट्रैक्ट करने में कामयाब हुआ है। तो वो दरवाज़ा अपना ऐसे बंद नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से आपकी बात सुन के मैं अंदाज़ा ये हुआ है दैट इफ योर स्किल सेट इज़ राइट, आपके पास सही स्किल सेट हो, ये 2 नंबरी और इन झांसों में ना आए कि नौकरी सर लेटर मेरी जेब में पड़े हुए हैं या ड्रॉर में पड़े हुए हैं। जस्ट गो टू प्रोफेशनल पीपल। आई थिंक दैट्स नॉट ओनली स्किल्स, एक ऐड अप करूंगा, नॉट ओनली स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उस पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वेरी गुड पॉइंट। एब्सोल्युटली। सॉफ्ट स्किल से मुराद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलना, आपका अटायर, क्या कपड़े पहनकर जा रहे हैं आप एंड ऑल। जैसे कि आदिल साहब ने कहा ना, अक्सर खूबसूरत दिखने पे वीजा मिल जाता है। सो चलें, अमेरिका के बराबर में एक उनके नॉर्थ में एक मुल्क आता है कनाडा। अच्छा, पिछले कोई मेरे ख्याल से आई थिंक सिंस द टर्न ऑफ द सेंचुरी, पाकिस्तानियों की, आप प्लीज तसी कीजिएगा, सबसे फेवरेट
जो डेस्टिनेशन है वो कनाडा है। मेरा अपना आधा खानदान कनाडा में, एज वी स्पीक मेरी वालदा भी कनाडा में ही है, मेरी काइंड ऑफ सेकंड होम जैसा हमारा यूएई है, अब बिल्कुल ऐसे ही हो गया। सो लेकिन अब जो एक चीज आ रही है वो ये आ रही है कि कैनेडियंस को भी अंदाजा हुआ है, और जस्टिन ट्रूडो के टाइम पे खास तौर से दे हैव ओवरडन इमिग्रेशन। यानी मुझे भी जो कनाडा से अपडेट्स आती हैं, बहन बताती है, मेरा भांजा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जो बातें बताता है मुझे कि जिस तादाद में इंडियंस को इन्होंने इमिग्रेशन किया है, इन्होंने अपना मुल्क का कबाड़ा कर दिया ना। इन्होंने हेल्थ केयर अपना तबाह कर दिया, इन्होंने अपनी रियल स्टेट तबाह कर दी, इतनी सप्लाई डिमांड शॉर्टेज, बस में 2-2 घंटे आपको जगह नहीं मिलती है बैठने की, ये सिचुएशन है। कनाडा एज अ डेस्टिनेशन आप मुस्तकबिल में कैसा देख रहे हैं? देखिए अभी तो थोड़ा सा टफ रहेगा, ऑल्दो कि हमारी जो ट्रेड रिलेशन है बहरहाल कनाडा और यूके की अच्छी है, तो मौके तो रहते हैं, और फिर ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग टाइज मौजूद हैं। किसी का पेरेंट्स हैं, किसी के जो नखाला है, आंटी हैं, तो वो सारी उसकी वजह से डेस्टिनेशन तो रहेगी। लेकिन अब सवाल ये कि हमारी तो जो एज अ नेशन है, हमारी तो हमेशा से कोई ना कोई चाहत रहती है ना, हमें कहीं ना कहीं जाना है। बिल्कुल ऐसी, हमें कनाडा जाना है, हमें यूके जाना है, कहीं ना कहीं जाना था। तो कनाडा इसलिए प्रेफर करते हैं कि ऑब्वियसली वहाँ पर फ्री मेडिकल है, हेल्थ केयर अच्छा है, तो दिस एंड दैट, और पासपोर्ट उसका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ऑल्दो कि रहने की जगह नहीं है मेरे लिहाज से इतना एक्सट्रीम वेदर के ऊपर, लोग बहरहाल अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए जाते हैं और फिर स्ट्रगल करते हैं। वो बताते भी नहीं है, सब कश्तियां जलाकर जाते हैं ना, तो बोलता थोड़ी अब टूट गया, बर्बाद हो गया, और अच्छी अच्छी रोडों को बस एंजॉय कर लेते हैं, जॉब्स के लिए बड़ा कोशिश करनी पड़ती है। तो कनाडा बहरहाल अब जो आने वाला वक्त है, आपको पता है कि जस्टिन ट्रूडो स्टेप डाउन कर गए हैं, तो अब जो भी पार्टी आएगी ऑब्वियसली वो इस अंदाज से तो बहरहाल नहीं करने वाली इमिग्रेशन। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ आपको। बहुत से लोग बहुत सारी बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपना एनालिसिस यही है कि अब उस लिहाज से नहीं होगा, कट डाउन होंगे, लिमिटेड होगा, टारगेटेड होगा। पिछले 2-3 साल से तो वैसे भी टारगेटेड ही चल रहा है। हेल्थ केयर एंड स्टेम प्रोफेशन में भी इंजीनियर या आईटी वाले सबसे ज्यादा जो है ना वो हेल्थ प्रोफेशनल्स गए हैं, क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम पैंडेमिक के बाद जब एक्सपोज हुआ है, तो उसकी वजह से उनको, हालांकि सबसे ज्यादा मुश्किल थी मेडिकल या हेल्थ केयर वालों को इमिग्रेशन लेना पहले। पैंडेमिक के बाद से जो है ना उनके सबको फायदा होगा, क्योंकि इतनी आसानी से आप एमसीसी से लाइसेंस लेकर और प्रैक्टिस करना, और उसके बाद जॉब भी ना मिलना। तो कनाडा बहरहाल जो है वो डेस्टिनेशन रहेगा, हमारी चाहत रहेगी, लेकिन उनकी नहीं रहेगी। अब ऐसे ही है, बिल्कुल वो आपको इतना आसानी से नहीं करेंगे। तो बहरहाल आप अपने उसके ऊपर काम करते रहें, आप डिफरेंट डेस्टिनेशंस को देखें। फॉर एग्जांपल लोग एक निगलेक्ट किए हुए होते हैं जर्मनी को। अब इंजीनियर हजरात हों या आईटी वाले हों, उनको देखना चाहिए, बहुत ज्यादा डिमांड है, लेबर शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। जर्मनी के पास जॉब सर्च वीजा है, जाए हर चीज का जो जवाब या जो उसका हल सिर्फ परमानेंट रेजिडेंसी नहीं होती है। आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने आने चाहिए। तो शॉर्ट टर्म से आप स्टार्ट करें कि भाई जर्मनी जॉब सर्च के ऊपर चले जाएं, जॉब 1 साल का आपको मिल रहा है, आप चले जाएं, ढूंढें। खासतौर पर जिसमें मैंने ये 2 प्रोफेशन की जो बात की, तो ये जब चले जाएंगे तो एटलीस्ट ये वाला पोर्शन तो कवर होगा ना। बिल्कुल ये वाले लोग तो फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। वो ठीक है, टीचर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा, दूसरे और प्रोफेशन के लिए, डॉक्टर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा। यूरोप को टारगेट बनाए, ठीक है, यूरोप का भी जो है ना वो माइग्रेशन क्राइसिस है अपनी जगह पर, बट यूरोप को बनाए, वहां से पासपोर्ट लेने की कोशिश करें 5 साल के बाद, एंड देन फिर आप करें। मेरे पास जैसे यूएस बहुत बड़ी डिमांड है। यूएस 2022 के बाद ही ज्यादा, मतलब वैसे तो पॉपुलर था, लेकिन इमिग्रेशन के अंदर स्किल के लिए EB2 के खुलने से, उसके पॉपुलर होने से, उसके अप्रूवल्स आने की वजह से लोगों ने इस तरफ तवज्जो कर दी। 10 में से 8 लोग 9 लोग EB2 अप्लाई करें पिछले 2-3 साल से। कनाडा हो नहीं रहा, हेल्थ केयर के अलावा, IT के अलावा। ऑस्ट्रेलिया का कट ऑफ इतना हाई हुआ है कि इंजीनियर्स 1995 से नीचे नहीं जा रहा। तो इसलिए जो है लोगों का रुझान हुआ। प्लस इतनी बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी, क्योंकि मैं पाकिस्तानी को डील करूंगा ना, गोरा ऑस्ट्रेलियन को तो नहीं, वो बेचारा पाकिस्तानी उठकर जो है वो EB2 NAW अप्लाई कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए। सर, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए कैनेडियन ने अप्लाई किया मेरे पास। इवन यूएस के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ जो कि मुख्तलिफ वीजा के ऊपर बैठे हुए हैं, उसमें कुछ इंडियंस भी मेरे क्लाइंट्स हैं, पाकिस्तानी भी हैं, मुख्तलिफ जगह, डेनमार्क से है, दुनिया के कोई कोना से आप उठाएंगे कि हमारे पास क्लाइंट मौजूद होगा वो, और वो अप्लाई करें यूएस, क्योंकि ऑब्वियसली यूएस बड़ी डेस्टिनेशन है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, डॉलर्स आप ज्यादा अच्छा कमा सकते हैं। तो और 50 स्टेट्स है, तो कहीं भी आप जो है वो जाकर, और सबको पता है कि सिलिकॉन वैली है वहाँ पर, और बड़े बड़े गूगल्स हो गए या जो भी आपके स्टार्टअप बड़े बड़े हैं, उनका जो है वो हेड ऑफिस तो वहाँ पर। आप हम कनाडा की बात हमने की, हमें अंदाजा हो गया कनाडा इज गेटिंग टफर नाउ, उनकी कैटेगरीज अब बड़ी स्पेसिफिक उन लोगों ने कर दी हैं। इनका एक ज़माने में एक मैं इमिग्रेशन ऑनेस्टली मेरा एरिया नहीं है, और मुझे ऑनेस्टली मुझे बाहर जाने का, घूमने फिरने का शौक है, लेकिन रहने का शौक नहीं है। मैं पाकिस्तान में खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, नो प्लेस लाइक होम एज दे से। लेकिन उनका एक प्रोविंशियल प्रोग्राम भी तो हुआ करता था, क्या अभी भी वो ऑन है? क्या है सिलसिला उसका? प्रोग्राम्स अपनी जगह पर हैं जी, बट वी वर टॉकिंग अबाउट लाइक अब जो उनकी प्रायोरिटीज कम हो जाएंगी। उनकी प्रायोरिटी फिर भी यही है कि ना अपने जो प्रोविंसेस हैं
रूरल एरियाज को कैसे आबाद किया जाए, राइट, जो छोटे-छोटे प्रोविंस Province, फाउंडलैंड हाँ, वगैरह हो Newfoundland गया, वगैरह इस ये तरह के, Saskatchewan, उनके लिए ये। जो है ना जो भी पॉलिसीज बनेगी ज्यादा वहाँ के लिए होगी। Right. अब वहाँ पर चैलेंजेस भी ज्यादा होंगे फिर आपको सही, एज एन इमिग्रेंट जो है वो आपके लिए चैलेंजेस भी ज्यादा होंगे कि Opportunities, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज yeah. रहना एक्सट्रीम वेदर उससे भी ज्यादा। लेकिन सस्कैचुअन में जाके लोगों ने रहे, मैंने रह कई रहे लोगों हैं को भाई। भेजा है सस्कैचुअन में, वो मुल्तान में रजाइना 45 डिग्री से -45 पे जाके रह अब रहा है सोचिए रजाइना में। तो रजाइना में, ये सस्कैचुअन के अंदर जा रहे हैं, तो बिल्कुल। लोग गए हैं बहरहाल जिसने जाना है, वो तो जिसने जाएगा। जिसने अपनी तकदीर बदलनी है हाँ। या बहुत ज्यादा फेड अप है यहाँ से, तो वो Yeah. तो जाएगा अपने अच्छा, मैं हमेशा यही कहता हूँ वैसे आदिल साहब कि अल्लाह ने इंसान को ना बड़ा अडेप्टेबल बनाया है। इंसान हर माहौल हर चीज़ में अडेप्ट कर ही लेता है, तो वो लोग 45 डिग्री माइनस में भी जिंदा रह ही रहते हैं। और बाकी घर के अंदर हो वहाँ पे सारे ये फैसिलिटीज़ तो है ना, सेंट्रल हीटिंग होती है और बाकी चीज़ें होती हैं, रोड साफ हो जाती हैं, थोड़ी सी खुद भी शॉवलिंग करनी होती है, मुझे अंदाजा है इस बात का। लेकिन खैर, सो कनाडा से हम आए फिर यूरोप की जानिब। सो आपकी जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन सुपीरियर इमिग्रेशन, सो आप लोग यूरोप के लिए भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं? देखिए यूरोप के लिए करते हैं कि बहुत ज्यादा कंट्रीज तो नहीं है, लेकिन हम एक आध को भी ले लेते हैं, तो ऑब्वियसली वो अगले 27-28 कंट्रीज के लिए काफी होता है शेंजन जोन की वजह से। यूरोपियन यूनियन, बिल्कुल। जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई जर्मनी के जॉब सर्च है, ऑस्ट्रिया का जॉब सर्च है, बट जर्मनी ऑस्ट्रिया भाई बहन है, छोटे एक आगे ही पीछे ज़बान बोलते एक ही हैं, जबान है, बिल्कुल। जर्मन है। तो मैं और बहरहाल ऑस्ट्रिया ज्यादा मुझे पसंद है वियना की वजह से, खूबसूरत ज्यादा जगह है। बिल्कुल। तो थिंग इसके वो जगह जो है अच्छी जगह है, स्टेप इन करें। हमेशा हमारे यहाँ जो है प्लानिंग, मेरे पास जब भी लोग आते हैं, जब मैं काउंसलिंग करता हूँ, तो मैं उनको बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ, तो उनका जो है सुई एक ही जगह अटकी हुई होती है, अमेरिका कनाडा और यूके ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही होता आई है। थिंक मुझे ज़बान भी तो एक मसला हाँ, शायद बट है। द प्रॉब्लम इज कि हमें तो ये भी तो देखना होगा कि मैं क्वालिफाई कहाँ कर रहा हूँ। सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट तो ये कि मुझे क्वालिफाई होना, सही, एलिजिबल होना। एलिजिबल होने के साथ साथ फिर आपने ये देखा कि ट्रेंड क्या चल रहा है। राइट, देखिए बहुत सारे लोग 10 में से 8 लोग 7 लोग एलिजिबल हो ही जाते हैं, क्वालिफाइड लोगों की हम बात कर रहे हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। बट हालात के पेश नजर अगर आप बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा को ही लेके बात करूंगा, तो एलिजिबल होने के बावजूद भी आपको सिलेक्शंस तो नहीं मिल रही है ना, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ कट ऑफ हाई है, इनके पास खेप ज्यादा है, वो ऑन शोर्स को ज्यादा कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? ऐसी सूरत में दो एडवाइस होती हैं। या तो हम बात करते हैं कि भाई मैं तो सर्विस प्रोवाइडर हूँ, लेकिन मेरा फर्ज क्या बनता है, मैं वो कर देता हूँ। मैं ये बता देता हूँ कि भाई ये ट्रेंड चल रहा है, अब तुम्हें अप्लाई करना, ये बता दो। राइट, अगर तुम्हें अप्लाई करना तो ऑब्वियसली मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं सर्विस चार्ज करूंगा और वो कर दूंगा। मेरी इसमें एक्सपर्टीज का ताल्लुक नहीं है एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट ने चीजें टाइट की हुई है ना, कोई कंसर्न उसको कुछ अनलॉक नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली। वो आपने एलिजिबल करके, हम पूलिंग सिस्टम है, बैलेटिंग सिस्टम है, दोनों कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का। आप एलिजिबल कैंडिडेट होके आप पहुंच जाएं, ठीक है, बैठे, अब इंतजार फरमाइए। जैसे पीटीवी में आता था ना, तो आप बैठे हुए इंतजार करें। अब इंतजार, अब आपका नंबर लग गया तो हो जाएगा। उसके लिए कुछ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जब आप बैठे हुए आइडल एक्सरसाइज करें ताकि आप थोड़ा सा आपको बन जाए। वो उसके लिए क्या हो सकता है कि अब आपने लैंग्वेज असेसमेंट पे काम कर लिया, आपने अगर फंड्स नहीं है तो फंड्स पे काम कर लिया, जहां जहां जो रिक्वायरमेंट, आप अपने आप को, बजाय इसके कि आप सिर्फ वेट कर रहे हैं कि वो नीचे आए, राइट, आप अपने आप को भी लिफ्ट करने की कोशिश करें, ताकि कहीं बीच में कोई बात बन अपनी जाए। जाती स्किल बिल्डिंग भी इंसान कर सकता है। तो कोई जहां technical जहां हो skill सकता है, जो- उसके बावजूद भी नहीं हो रहा तो बाय लाके, तो एक ही जगह पर ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं भागे, शॉर्ट टर्म्स गोल बनाएं। राइट, मिडिल ईस्ट को देखें, बिल्कुल। अभी तो चला ठीक है, यूएई थोड़ा टफ हो गया है, बट यूएई हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी एक्सल्फ हो गया। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप जो है वो अपने आप को पॉलिश करें, रहें, जाएं। एक तो आपकी वैसी भी सॉफ्ट स्किल भी इंप्रूव होगी, टेक्निकल स्किल्स भी होगी, और आपको बाहर के जो है ना फॉरेन एक्सपोजर भी होगा, इंटरनेशनल एक्सपोजर हो जाएगा। तो वहाँ यहाँ वेट करने से बेहतर फिर वहाँ वेट करें, जो कर सकता है। राइट, जो वहां वेट कर रहा होगा, अब वहां से फिर वो देखिए कि और कौन से ऑप्शंस होते हैं। तो शॉर्ट टर्म्स गोल बनाए, वहां से फिर आप लॉन्ग टर्म के ऊपर काम करें। कि कनाडा अप्लाई करें, EB2 अप्लाई कर रहे हैं। अब यूएस के अंदर सिर्फ स्किल के अलावा, जैसे हमारी बात रही थी कि बिजनेसमैन के लिए भी जो अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप बिजनेस खोल लें, ठीक, E2 अप्लाई करें। कोई कंपनी आपको भेज सकती है, आपकी कंपनी में लेस शेयर होल्डर है, अपनी कंपनी बनाई लेकिन लेस शेयर होल्डर है, राइट, तो आप L1 अप्लाई कर दें। ओके। L1 भी जो है वो टुवर्ड्स आपको ग्रीन कार्ड ले जा सकता है। यानी ये L1 जो है, जैसे फर्ज करें मेरे कोई रिश्तेदार अमेरिका में, उनका एक बड़ा खूबसूरत सा मोटेल है, मैं उन्हें कहता हूँ कि यार मैं आपकी 10% ओनरशिप लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ से अपने ये वर्क ऐसे नहीं करेगा, वर्क ऐसा करेगा कि यूएस में कंपनी नहीं होना चाहिए पहले ना। ओह अच्छा, यानी आपको जाके सेटअप करनी है, आपने अपना ब्रांच ऑफिस करना और आपने यहाँ पर सोल रिप्रेजेंटेटिव भेजना है। सही, इंटर कंपनी ट्रांसफर कहते हैं इसको। गॉट इट, ठीक है। तो आपके वहां की ब्रांच को, लाइजन को, वो वहां पर देखेगा, राइट, और वो उसको कर रहा होगा। उसके बाद वो जब 1 साल 2 साल कर लेगा सीनियर लेवल पर उसने, क्योंकि सीनियर लेवल ही जाएगा और ये एक्सपर्ट लेवल जाएगा, ठीक है, नॉर्मली कोई एम्प्लॉय नहीं जाएगा इसके अंदर। तो ये ऑप्शंस हैं। फिर अगर कोई बहुत अच्छा है, L1 के लिए एक और एडप्ट कर दूंगा, L1 उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास बहरहाल कंपनीज वगैरह हैं और शेयर होल्डर्स हैं। वो बजाय इसके कि EB5 करें,
$1 मिलियन और उससे अबव जो ना वो कर रहे होंगे, तो वो हेल ऑफ अमाउंट है। वो आप उससे बचने के लिए L1 में $22-25,000 आप जो है वो पे करके, क्योंकि कंपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसमें प्रेमिसेस लेंगे, बहुत बिजनेस प्लान बनाएंगे, चीजें करके एटलीस्ट उसमें 90-95% आपका अप्रूवल रेशियो है। साल 1.5 साल के अंदर का प्रोसेसिंग है उसका। ऑलराइट। E2 नॉन इमिग्रेंट है, नॉन इमिग्रेंट ही रहेगा, बाद में फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। L1 के अंदर हम EB1C के ऊपर जाकर ग्रीन कार्ड के ऊपर भी शिफ्ट हो सकते हैं, सीनियर मैनेजर्स के। ऑलराइट, ग्रेट। तो ये पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके साथ बैठ के जरा समझना पड़ेगा ना इन चीजों को। जिन लोगों को इंटरेस्ट है, वो आपने बड़ी अच्छी बात की कि ट्रक की बत्ती के पीछे बस एक ही तरह का मुझे वीजा चाहिए, उसके पीछे EB2 अब जैसे यूरोप की हम बात करें, कमिंग बैक टू यूरोप, यूरोप के अंदर अगर हम करें तो स्किल्ड इमिग्रेशन तो है ही कोई नहीं। ओके, जॉब ही मिलनी है, आपने ढूंढनी है, राइट। उसमें पाकिस्तानी हम कंसर्न बेचारे हाथ साफ करते, तो वो तो एक बड़ा मेरा बेहतरीन टॉपिक है, तो मैं इसलिए नहीं छेड़ रहा, वो उसमें लंबी बात हो जाएगी। तो वो ना करें, सही। कोशिश करें खुद से लेजिटिमेट जॉब्स करने की। तो वो आपके पास पॉइंट सिस्टम टाइप कुछ नहीं है, जॉब, ये जो जॉब सर्च वीजा ये देख लें, या फिर आपके पास अगर थोड़ा सा अच्छा सरमाया है, जैसे कि आप किसी अच्छी जगह पर कोई 2 बेड 3 बेड का यहाँ पर अपार्टमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 2.5-3 करोड़ रुपए के अंदर अंदर या 2 करोड़ रुपए के अंदर अंदर, तो 60,000 यूरो के ऊपर आप लातविया चले जाएं। लातविया चले, बट बिजनेस करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी बात है। मैं कई जगह पर यूट्यूब पर देख रहा होता हूँ, लोग बनाते तो हैं व्यूज के लिए वीडियोस, बट ऑब्वियसली वो एक्सपर्ट तो नहीं होते, उनको तो ज्यादा व्यूज से ज्यादा काम होता है, या फिर कुछ केसेस उसके बदौलत मिल जाता है आपको। तो उसके अंदर सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है कि आपको बिजनेस करना पड़ेगा, राइट। और जिसका मिजाज नहीं है और बिजनेस नहीं है, तो 40,000 यूरो का एनुअल आपको जो टैक्स पे करना है, वो कैसे पे करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। इन मुल्कों में टैक्सेस आ रहे हैं, यूरोप में ओवरऑल टैक्सेस बहुत हाई है। हमारे यहाँ ये भी एक तरह से आप कहना चाहिए कि ये भी वो जो कहलाता है ना, जो फिल्म भी आई थी जिसे लोग जो भेजा देते हैं, डंकी। बिल्कुल, डंकी वाला काम है एक्चुअली ये। और अल्लाह खैर करे जी। अच्छा, यानी मतलब ये सोफिस्टिकेटेड डंकी है कि आप बस पहुंच जाओ 60,000 यूरो देकर, अब करना तुम ही जानो तुम्हारा काम है। ये बड़े महंगे ममालिक हैं, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, जो बाल्टिक रिपब्लिक। अच्छा, हम कैसे बेचते हैं? हम बेचते हैं वैसे, दुनिया की सबसे लंबी खवातीन वहां पर हैं, खूबसूरती वहां पर है, तो वो बंदा अट्रैक्ट हो जाता है। फिर वो लंबी खवातीन में इतनी अट्रैक्शन होती नहीं है। मैं भी जब छोटा था, तो मैं डेनमार्क जब पहली बार गया था, तो मैं ये उनके लोगों को देख कर मैंने कहा यार ये आई डोंट नो ये इनको हाउ डू दे गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर। लेकिन खैर एनीवे चलें। बट वेरी इंटरेस्टिंग दिस टॉक की जो स्पेशली आपने, सो जैसे अब ये लातविया वाला है, अगर फर्ज करें मैं इसकी कोई डिटेल लेना चाहता हूँ, तो आप इसमें कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं? जी, हमने इसको ऑन किया है, क्योंकि अभी हमारा डोमेन में तो नहीं रहा था, लेकिन चूंकि प्रोग्राम्स आते रहते हैं, जी ऑन बोर्ड होते रहते हैं। हम आप एज अ कंसल्टेंट एक्सपर्ट, आप डॉक्टर होना चाहिए ना, जैसे होता है। जी बिल्कुल, ऐसे नहीं कोई भी बीमारी है आपको इलाज करना आना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट्स हैं, आते हैं बहुत सारे, जैसे L1 में हमने स्टार्ट किया हुआ है, H1B एग्जाम्प्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है काफी अर्से से। तो कहीं हमने सुना, तो कोई कह रहा था कि H1B हम पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम लॉन्च करें। भाई ललानी साहब बहुत अर्से तक करते रहे, तो कोई नई बात तो कोई नहीं है। तो बेचने वाले को, सब आगे वाले को पता होना चाहिए कि आपकी एक तो रेपुटेशन, मेरी चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक रेपुटेशन है, जब मैं कोई प्रोडक्ट लाऊंगा तो देखा जाएगा ना इसकी रेपुटेशन क्या है। जैसे कोर्ट में भी जज के सामने जो मुल्जिम होता है उसकी रेपुटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वकील की रेपुटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट, तो वो उसको फिर उसके हिसाब से उसको देता है ग्रांट। तो इसलिए आपकी रेपुटेशन अगर आपने बिल्डअप अच्छी की है, आप सिंसियरिटी से काम करते हैं, आप इन्वॉल्वमेंट ज्यादा करते हैं, कोशिश अच्छी करते हैं सर्विस। मैं फिर भी बार बार अपने पॉडकास्ट में हर जगह पर ये कहता हूँ कि देखिए, मैं कोई भी शख्स ये तासुर ना ले कि मैं और आप भी, कोई भी इंसान हो, वो 100 आउट ऑफ 100 किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता है ना। 100 आउट ऑफ 100 सर्विसेज भी दे सकते हैं, कमी हो सकती है, कोताही भी हो सकती है, लेकिन लर्न फ्रॉम इट। बिल्कुल, ट्राई नॉट टू डू नेक्स्ट टाइम कि भाई कल को अगर कोई चीज करनी, तो ऐसी ही बड़ी कंपनियां हो, चाहे वो कोई भी आप ब्रांड ले लें, उनके नीचे भी आपको बहुत सारी ट्रोलिंग्स भी होंगी, चीजें भी होंगी, नेगेटिव रिमार्क्स भी होंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो फिर खड़े होकर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे 21 साल में 21 प्लस भी आप नेगेटिव रिव्यूज नहीं ला सकते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दावा है ज़ाहिर है जो आप कर रहे हैं। और मुझे अंदाजा है आदिल साहब, ये इमिग्रेशन वाला काम बहुत सेंसिटिव होता है, नोटोरियस भी बहुत नोटोरियस होता है। इसमें बहुत सारे वो, जैसे हम अताई डॉक्टर कहते हैं या क्वैक जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं हम, वो घुस गए हैं, नीम हकीम घुस गए हैं इस काम में, और लोगों ने बड़े अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजियां जाया की हैं इस चीज़ के ऊपर। तो ज़ाहिर है वो भी एक, ज़ाहिर है अल्लाह ताला तो देख रहा है, लेकिन उसमें भी लोगों को यही, मेरी एडवाइस तो यही होगी कि लोगों को ये बताया जाए कि भाई आंखें बंद करके नहीं जाया करो किसी के पास। एक आपको काम जो करना चाहिए, वो प्रोग्राम की अपनी इंफॉर्मेशन फुली आपके पास होने चाहिए, चाहे आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, सही आप पढ़ के जाएं, देख कर जाएं, ताकि आपको कोई आगे बनाए नहीं इस बात में। और दूसरा तासुर ये पाकिस्तानी अवाम जो है वो समझे कि ना भाई कोई किसी का चचा मामा नहीं होता कि वो आपको वीजा हाथ में दे देगा, टन के सौदे। सही, अभी तक हम बनते हैं, बट अनफॉर्चुनेट ठीक है, अनस्किल्ड ज्यादा इस पे जाते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई चॉइस भी नहीं है। जो मैं देखूं उनके पर्सपेक्टिव से, वो कहते हैं अच्छा ये कह रहा है बंदा, पैसे तो बाद में लेगा ना, सही है, ओ जी आने दो जी, लगा दो पैसे, तो वो फिर जो फंसते हैं। लेकिन और जो अवाम है उसके लिए यही एडवाइस होगी कि भाई आप अपना ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर करें। सिर्फ एक
बंदे से जाकर आप नहीं तय कर ले। आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, दूसरा ओपिनियन लेते हैं ना कभी कभी, राइट। तो कोशिश यही करें, जैसे मैकेनिक के पास चले जाते हैं, फिर कहते हैं यार ये बना रहा होगा, मैं किसी और से भी मशवरा ले लेता हूं। बिल्कुल ऐसी है, सेकंड आप ओपिनियन। घूमे फिरें, वो आदिल साहब नहीं पसंद है कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी अपनी डिलीजेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सवाल बनता है, और वो ये बनता है कि एक आम आदमी जो जिंदगी में पहली बार इमिग्रेशन की इस दुनिया में सफर करना चाह रहा है, कदम रख रहा है, वो उसके लिए वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट की ड्यू डिलिजेंस कैसे करे? देखिए आपने वो तो बता दिया ना, वर्किंग करके जाओ, अपनी सब करके जाओ, ठीक है, बट मैं अगर आदिल साहब बैठे हुए हैं और शकील साहब बैठे हुए हैं और रफीक साहब बैठे हुए हैं, तीनों कंसल्टेंट हैं, उनमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि मेरे लिए रेड फ्लैग्स होने चाहिए? लेकिन नुएंस है, आपको थोड़ा सा खुद देखना पड़ेगा कुछ उसके अंदर। मैं बहुत दफा बात कर चुका हूँ, लेकिन हर चीज का काउंटर तो होता ही ना। सही। मैं आज ये बात करूँ कि रिव्यूज देखें, तो लोग रिव्यूज लेके आ जाएंगे, जाली रिव्यूज मुझे कह देंगे कि यार आपके तो जाली हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं उसकी एक मिसाल आपको जैसे बताता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट है, उन्होंने रिटेन किया, तो उन्होंने कहा यार मैंने किसी का कराया EB2 का था, तो हम कोशिश करते हैं कि ना रिव्यूज ले लें, कोई किसी को ब्लर करके लेते हैं, जिस प्राइवेसी जारी बात है, मलूक से खास रखनी होती है, जो हमें कह देता है कि कल वाली कोई मसला नहीं है, हम कर लेते हैं, तो ठीक है। लेकिन जो उन्होंने दिया उस जो है ना रिव्यू के ऊपर, वो मेरे पास आया कि यार वो आप इन साहब को जानते, नाम लेके, राइट, कि मैंने उनसे बात की है। अच्छा आप उनको जानते हैं? मतलब मैंने कहा समझा कि रेफरेंस से होंगे। तो वो कहने लगे नहीं मैं उनको जानता नहीं। तो मैंने कहा आपको फिर कैसे पता चला कि उनसे आप बातें, मेरा क्लाइंट है? तो कहने लगे वो असल में मैं जब देख रहा था तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि ये तो सब भी बना लेते हैं जाली रिव्यूज, कौन सी बड़ी बात है। सही। ठीक है। तो उसने क्या किया, अच्छा मैं करता, तो उसने एक बहुत होशियारी वाला काम किया, उसको कहते हैं कि समझबूझ वाला काम किया। उसने उसका नाम और चीज़ें लेकर, एग्जैक्ट चीज़ें लेकर लिंक्डइन पे फाइंड आउट कर। ठीक है। तो लिंक्डइन अब ऐसे तालाब है कि वहाँ मिल जाता है। मतलब एक तरतीब बता रहा हूँ, हर चीज़ इस पे नहीं एप्लीकेबल हो जाएगी, बट द थिंग इज कि उसने ड्यू डिलिजेंस कैसे की, तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा। मैंने कहा मैं कई जगह पर मैं अपने क्लाइंट्स को भी बताता हूँ कि भाई नहीं समझ में आ रहा, मुझे भी, मुझसे आकर आज तक भी मैं 21 साल से काम कर रहा हूँ, इतना बड़ा शजरा नशर में लेके बैठा हूँ, मुझे आके लड़के के आके कह रहे होते सर इससे पहले कभी कुछ किया आपने ऐसा वाला काम ऐसे आपने किया। तो मुझे अब वो मज़ा नहीं आता इस बात पे बात करने को भी, कि मैं कहता हूँ भाई आप, मैं जैसे मिसाल देता हूँ कि बड़ा से बड़ा डॉक्टर हो, डॉक्टर अली साहब की मोतबारा, मैं कहता हूँ कि भाई उनके पास जाकर आप पूछेंगे यार इससे पहले आपने गुर्दे का इलाज किया है, तो आपको क्या जवाब देंगे? आप सोचे फिर। तो वो आपका, मेरा काम था ना, मैं समझ के जाता। एक तो ये, तो जब आप अच्छे कंसल्टेंट के, तो वो जो नुएंस है वो ये है कि आप थोड़ा सा जो है वो ये देखें कि ना कितने अर्से से काम कर रहा है, रिव्यूज भी देखें, हर चीज़ को फिर परख करेंगे। तो उसने जो देखा तो लिंक्डइन पे निकल आने के बाद उसने बात की, और उसने डेफिनेटली जब अगर जेन्युइन होगा तो बताएगा वो, ऐसी रैंडमली कॉल आ जाए और नंबर्स उसके कॉन्टेक्ट से या ईमेल पे बात की चीज़ें की। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, ये और लोगों को भी इसी तरीके से होता है कि आप खुद जब कोशिश पे करने आते हैं तो खुदा भी मिल जाता है। तो पता चल जाएगा। जब मैं देखिए मैं आज करूंगा ना, मैं 20 साल तक स्टैंड नहीं कर सकता, 10 साल 5 साल 2 साल भी नहीं कर सकता। ऐसी कंपनी आई हैं, अब बंद होंगी तो आधा नाम ले सकते हैं, जैसे ग्लोबल टाइप की कंपनी नहीं बंद हो चुकी है, तो मैं एथिकली तो ले सकता हूँ कि भाई वो और फ्रॉड के ज़माने में बंद हुई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉड करके गए वो। मैं उस वक्त काउंटर कर रहा था लोगों को, उनको, मतलब नाम लेके तो कभी भी नहीं करते हम, लेकिन ये कि मेरा भी होता है कि आप फ्रॉड को आप काउंटर करें, लोगों को नहीं करें, इंसान को नहीं करें। तो फ्रॉड अगर कोई कर रहा है या बेवकूफ़ बना कर कोशिश कर रहा है तो मेरा ही काम होता है। अदरवाइज कंपीट करना तो अच्छी बात है। सही। आपको ये, तो वो ये होता था कि वो जॉब ऑफर बना के भी लोगों को दे रहे थे। राइट। तो आपको रिव्यूज देखने, आपने ऑथराइजेशन भी कई जगह पर, ऑथराइजेशन कनाडा का कंसल्टेंट है, अब मेरे भाई हैं वो तो रजिस्टर्ड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, ठीक है ना, तो उनकी अपना एक वेबसाइट है, वहां जाके उनका वो देख लें। ठीक है, लाइसेंस नंबर। मैं कई जगह पर ऑथराइज एजेंट रहा हूँ कनाडा का। ठीक। RCIC का भी ऑथराइजेशन होता है। मैं पाकिस्तान में वाहिद हूँ सिर्फ जिसने ऑथराइजेशन ली है, क्योंकि मेरे अपनी क्रेडेंशियल्स में मुझे मिली। मैं कोई 5-8 साल तक रहा हूँ, अभी भी मेरे पास है, मैं अप्रूव्ड एजेंट हूँ। अब ऑथराइज नहीं करूँ क्योंकि मैं कनाडा में ज़्यादा काम नहीं कर रहा, तो मेरे लिए वो बेकार हो गया। मैं उसकी डिग्री को लेकर तो नहीं घूमता रहूँगा। अब हम मैं ऑस्ट्रेलिया में काम करता रहा हूँ, जाता रहा हूँ, रहता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा है काम, उसके अंदर होता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओमारा है, पहले मारा एजेंट थे। सही है। तो जो ऑस्ट्रेलिया में रहकर ऑपरेट करे तो हमारा एजेंट करें। सही है। पाकिस्तान में अगर कोई रहता है तो उसके लिए इसको हमारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत कोई नहीं है। ठीक है। तो कई जगह इसलिए हम फिर धोखा खा जाते हैं कि कई जगह पर आपको पता नहीं, यहाँ पर लाइसेंस नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान में आप काम करें, कोई कंसल्टेंट्स की जो है ना वो कोई अलग से लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन कोई चीज़ नहीं है। सही। हर बंदा दूसरा दुकान खोल लेता है और अपना जो है वो बिजनेस चला रहा होता है। राइट। सो चलें, बहुत आई थिंक अच्छी आपने एडवाइस यहाँ पर दी है, एंड फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। ज़ाहिर है अपना सेल्फ इवैल्यूएशन भी इतना आसान काम नॉलेज भी होता चेक करना। नहीं है। एक और भी बात, नई बात करने वालों को, इससे पहले तो ये बातें नॉर्मल सी हैं, करते हैं लोग, फिर भी नहीं समझते हैं। एक तो नॉलेज भी चेक करें ना। बिल्कुल। एक्सपर्ट की नॉलेज क्या है, उसका वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है। एक कह रहा 10 साल का, मुझसे लोग आते हैं ना, मैं थोड़ा बड़ा डॉक्टर हो गया ना, तो मैं कान खींच लेता हूं लोगों के। वो ये हो जाता है कि ना मुझे कहते हैं मैं उनको लूँ
और आपको तो मैं उनसे कहता हूँ बेटा पहले ये बताइए कि उनकी उम्र कितनी, मेरी उम्र कितनी, सही, उनका एक्सपीरियंस कितना, मेरा एक्सपीरियंस कितना है। वो खुद मुंह से अगर कोई क्लेम करे मैं 10 साल का, तो मैं तो 21 साल का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। तो अगर आपने ऐसे कंपेयर करना है तो थिंग इज दैट कि आर्गुमेंट अच्छा होना चाहिए, खासतौर पर जैसे पिटिशन लेवल पर बात करते हैं। जब मैं यहाँ पर आपके साथ क्लाइंट के साथ अच्छा आर्गुमेंट कर सकता हूँ तो इसका मतलब पिटिशन में भी बहुत अच्छा आर्गुमेंट कर सकता हूँ। आपका जो आप जब इतना आप अरसा लगाते हो, फिर बाप भी कंसर्न होगा, बेटा भी कंसर्न है, भाई भी कंसर्न है, उसका इमिग्रेशन IQ वो ज्यादा अच्छा होगा, सही, जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल स्किल्स। अगर आपके एनालिटिकल स्किल अच्छी हैं तो वो आप अच्छा एडवाइस करेंगे कैसे मनूवर करना है, या कैसे आपने हैंडल करना है, क्या प्रिपेयर करना है, सही, क्या चीज़ सही करनी है, क्या चीज़ नहीं सही करनी है। राइट। सो आपने अभी बीच में ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया, और मैं क्योंकि ज़रा जोग्राफियाई तौर से मैं मूवमेंट करता हुआ आ रहा हूँ, हमने अमेरिका से स्टार्ट किया, हम कनाडा गए, यूरोप की बात की हमने, कुछ ज़रा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के हवाले से भी बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के हवाले से आपने शुरू में प्रोग्राम में जिक्र किया था कि ऑस्ट्रेलियंस ने अपना शायद बेंचमार्क्स वगैरह काफ़ी अब ऊपर कर दिए हैं। सो व्हाट इज़ द सिचुएशन राइट नाउ ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए? स्टिल द सेम रिक्वायरमेंट है, बहरहाल टीचर्स की रिक्वायरमेंट है इनके पास, डॉक्टर नर्स हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर कई जगह पर हम क्राइटेरियाज को भी मीट नहीं कर पा रहे होते हैं। लेट्स अस्यूम हम बात करते हैं कि टीचर्स की, अब टीचर्स जो है वो हाईली प्रायोरिटी पे है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है, मतलब अभी आप अप्लाई करेंगे 4-6 महीने के अंदर वीजा भी शायद आपको मिल जाएगा, राइट। बट टीचर्स हमारे यहाँ कौन सा टीचर्स है मैक्सिमम की हम बात करें जो कि टीचिंग क्वालिफिकेशन के साथ पढ़ा रहा होता है, हाँ, ट्रू, कोई MA कर रहा होता है, कोई MSc कर रहा होता है, इसी तरह से पढ़ा रहे होते हैं ना। हमारा जब किसी को जॉब नहीं मिलती बेचारा टीचिंग करता है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है सो ना? ट्रू। तो वहां पर ऐसा नहीं, वो लाइसेंस प्रोफेशन है, ठीक है ना। रेगुलेटेड प्रोफेशन जो है, टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, आप बगैर लाइसेंसिंग के वो जॉब नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो आपको जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना, प्लस लैंग्वेज, गोरों को पढ़ाने जा रहे हो भाई, बिल्कुल ऐसे, IELTS के अंदर आपको 8 स्पीकिंग 8 लिसनिंग लेना है, वो भी एकेडमिक के अंदर, राइट। तो वो लोग पूरा नहीं कर पा रहे होते हैं। इसी तरीके से नर्सेस हो गया या डॉक्टर हो गया, अब 7 एकेडमिक में चाहिए, तो वो काम करने की जरूरत है, और इनकी रिक्वायरमेंट बैरल है, उनका कट ऑफ बैरल इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन जनरल ऑक्यूपेशन में जो स्टेम के ऑक्यूपेशन है, जो कि IT है, इंजीनियर्स है, या और कोई है फाइनेंस वाले साइड के, इनका कट ऑफ पॉइंट्स हाई है, जस्ट बिकॉज ऑफ के तादाद बहुत ज्यादा मौजूद है, मतलब खेप बहुत है हमारी ऑलरेडी, इन बेइंतहा ज्यादा अकाउंटेंट्स हैं हमारे पास, बेइंतहा ज्यादा IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, तो वो जो पॉइंट्स लोग बना रहे हैं, जो वहां पर बैठे हुए ऑन शोर्स को ज्यादा वो तरजीह दे रहे हैं, हम ऑफ शोर्स हैं, हमारे पास वो पॉइंट्स क्लेम करने के इतना ज्यादा जो है रूम नहीं होता है, तो उनके पॉइंट्स जब ज्यादा होते हैं तो वो कटा ऊपर ही रहता है। Right. फिर आपको इन पूल के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में आप जो है जब एक दफा अपना पूल के अंदर एंटर हो जाते हैं, मतलब प्री रिक्विजिट कंप्लीट करने के बाद, स्किल असेसमेंट, लैंग्वेज असेसमेंट करने के बाद, आप EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल करते हैं फॉर 189, 190, 499, ये वीजा क्लासेस हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट और रीजनल स्टेट, ठीक है, ये 3 वीजा क्लासेस, इसमें आप अप्लाई करते हैं। अब जब अप्लाई करते हैं डायरेक्ट आपको इमिग्रेशन सिलेक्शन नहीं मिलेगी, ये बैलेटिंग सिस्टम हो गया, 2012 से ऑस्ट्रेलिया ने किया, 2015 से कनाडा ने किया, न्यूजीलैंड भी इसी तरीके से आगे पीछे, सबसे पहले न्यूजीलैंड ने बैलेटिंग स्टार्ट की थी पॉइंट सिस्टम का। तो कहने की बात ये कि आपको तमाम पॉइंट्स करने के बावजूद भी इंतजार करना पड़ेगा, जो शुरू में मैंने कहा इंतजार फरमाइए आपका, आपने वेट करना पड़ेगा कि वो लोग नीचे करें। तो अभी जो हम फोर्स ही कर रहे हैं, अभी स्टिल अगले 1-2 साल तक ये ऊपर ही रहेगा, और हमें थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट लोग करते हैं। 90 पॉइंट्स भी हमारे यहाँ लोग बना लेते हैं कई जगह पर, यंग है, जैसे सिनेरियो आपको तो कोई इंजीनियर है, सिंगल है, 6-7 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया, 8 साल कंप्लीट कर रहा है, लैंग्वेज में 79 इन ईच PT में कर लिया, सही एजुकेशन है, तो ये ऐसा बंदा है। और फिर नाटी के थ्रू जो ट्रांसलेशन वाला जो तरतीब होती है कि आपने उर्दू या पंजाबी इसके अंदर आपने जो है सेलेक्ट किया, क्योंकि वो उनकी कम्युनिटी लैंग्वेजेस हैं, उसके ऊपर भी आपको 5 पॉइंट आपको मिल जाते हैं। तो आपके पास रूम होता है पॉइंट्स को एक्यूमुलेट करने के लिए। सो इनकी ऑस्ट्रेलिया की प्रेफरेंस एज वाइज क्या होती है? जैसे समवन इज 45 प्लस नहीं, अच्छा बताइएगा जरा। 45 इज द लिमिट, 44 के बाद 45 जैसे ही आप हुए आप बाहर निकल जाएंगे, अब आप गेम से आउट है, बिल्कुल स्किल्ड इमिग्रेशन नहीं अप्लाई कर सकते आप। ठीक, फिर आप बिजनेस देखें, वो बहुत लंबे प्रोग्राम है, बड़े प्रोग्राम है, अनरीचेबल है, घूमने फिरने जाएं ऑस्ट्रेलिया वापस आ जाएं। आप तो घूमने फिरने में भी इतनी बड़ी उन्होंने सख्तियां कर दी हैं, अलाउ नहीं कर रहे वर्क करने का, चेंज करने अब अलाउड नहीं है कि आप अपने स्टूडेंट पे, लोग जाते थे विजिटर वीजा पे और चेंज करवा लेते थे, राइट, तो अब वो भी नहीं है हो रहा। ठीक, तो इसलिए जो है ना वो सख्तियां तो अपनी जगह पर, उसकी बहुत बड़ी वजह अगेन जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं हमारे और फाइनेंशियल इश्यूज हैं। ऑस्ट्रेलिया तो लिख कर दे देता है विजिटर वीजा के अंदर कि आपकी कंट्री के इकोनॉमिक हालात जो है वो सही नहीं है, आप वापस नहीं आएंगे। ओके, उस बेचारे की भी क्या गलती है, लेकिन ये क्या कहे, बट ये है प्रॉब्लम। आपके माशाल्लाह नाम लूंगा, बड़े पॉडकास्टर हैं, जी,
यूट्यूबर हैं, ओके, पॉडकास्टर नहीं कहेंगे, यूट्यूबर हैं, उनका तो रिजेक्ट उनका ऑस्ट्रेलिया का रिजेक्ट हो गया। हालांकि वो भी जा चुके और इतना बड़ा नाम है पाकिस्तान का। मेरा भी अपना आदिल साहब, खैर अब तो मैं बड़ा ओपनली अपने भी शोज़ वगैरह में खुल के बताता हूँ, बल्कि जस्टिन ट्रूडो जब गया तो मैंने कहा उसको मेरी बद्दुआ लगी है। मेरा अपनी ज़िंदगी में वाहिद वीज़ा रिजेक्ट कनाडा का विजिट वीज़ा हुआ है 2019, अमेरिकन वीज़ा मेरे पास लगा हुआ है। हम बेसिकली 15 दिन यूएस और 15 दिन हमारा JFK अराइवल डिपार्चर कंफर्म टिकट, ये भी नहीं था कि वरना आप ट्रैवल एजेंट से एक टेंटेटिव टिकट बना लेते हैं, सब कुछ एवरीथिंग वाज डन। उन्होंने, और हमारे बहनोई ने लेटर भी भेजा, अपना स्टेटमेंट भी आई है, तो उनका अपना बिजनेस था, उन्होंने सब कुछ भेजा हुआ, लोकल MP की एंडोर्समेंट भी थी उनकी, उन्होंने फिर भी रिजेक्ट कर दिया। और हमने रीअप्लाई भी किया, अपील भी की उसमें, उस पर भी आगे रिजेक्ट हो गया। इसमें एक टिप देना चाहूंगा बड़ी यार, फर्स्ट मुझे भी मेरे अपने कजन नहीं दी, वो भी ट्रैवल का थोड़ा काम करता, मैंने कहा अच्छी बात है, मुझे जहाँ से नॉलेज मिलने ले लो, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा वो आज आपके पास पॉडकास्ट बिल्कुल लोगों को बताते हैं कि देखिए जब आपके पास अमेरिका का वीजा हो ना, कोशिश ये करें, मतलब कोई लिखी हुई बात नहीं बता रहा, कोई सहीफा नहीं है, लेकिन ये टेक्निक आपको एक है कि जहां आप करेंगे बहुत ज्यादा आपको मतलब फायदा होगा शायद इस गोली का। वो ये है कि जब आपके पास अमेरिका का वीजा हो, आप आइटनरी जब दें तो आप बताएंगे, देखिए कनाडा का जब वीजा फाइल करते हैं वहां पर ऑप्शन क्वेश्चन आता है बाय एयर या बाय रोड या बाय सी, जिसको आप कहते हैं, किस मीन में आप ट्रैवल करेंगे, राइट, तो आप बाय रोड करें, ठीक है। तो जब आप बाय रोड कर रहे हैं तो बाय रोड वो देखिए, उसको देखना पड़ेगा कि आप कैसे बाय रोड आ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज यू हैव गॉट अ US वीजा, या, और आपके पास आप वहां से अपना आइटनरी दिखा रहे हैं कि मैं वहां जाऊंगा, फ्लोरिडा जाऊंगा, न्यूयॉर्क जाऊंगा, न्यूयॉर्क से लूंगा 12-11 का टिकट, बस लूंगा, पकड़ूंगा और वहां पहुंच के नायग्रा फॉल्स से आगे मैं वीजा के लिए जाऊंगा, तो वो आप कर सकते हैं। उससे जो है आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एक जो है ना वो मजबूत हो जाती है कि इसका बड़ा सॉलिड प्लान है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि US का दिखा के सिर्फ, नहीं, वो पता है हमने बड़ा अच्छा प्लान बना के दिया था हमारा भी, हमने तो पूरा रोड ट्रिप ही किया, बाद में US, एक महीना हम US में घूमते रहे, जब कनाडा ने दिया ही नहीं वीज़ा, तो मैंने कहा न्यूयॉर्क से गाड़ी लेंगे और वहाँ करते हुए हमारा डिट्रॉइट से फिर विंडसर आगे जाने का प्लान था। बट खैर एनीवे, वो प्रॉब्लम शायद वो ये भी थी कि उस जमाने में ये ऐसी मैं एक बात कर रहा हूँ, टिप है, बट अगेन द थिंग इज कि अगर कनाडा की अब बात करें, कनाडा चूंकि इमिग्रेंट कंट्री है, या, और बहुत फ्रेंडली इमिग्रेंट है, उसको एक्सप्लॉइट हुआ, आपने देखा है कितने लोग हो गए, कितने लोग जा रहे हैं, इस वजह से वो शक की निगाह से देखते हैं ऐसे ही बड़े लोगों को। अच्छा, मैं उसमें एक शायद ये भी आदिल साहब, ये आप ज्यादा बेहतर समझते हैं इस चीज को, बिकॉज ज़ाहिर दैट्स योर ब्रेड एंड बटर, एक फेज भी चल रहा होता है 2019 में। उस वक्त फिर मुझे बताया गया था कि एक फिर मेरे बहनोई ने कनाडा में एक इमिग्रेशन पाकिस्तानी ओरिजिन लॉयर थे, उनसे बात की थी, उन्होंने कहा था इस वक्त ये सारी डिसीजन मेकिंग अबू धाबी में हो रही है, वहाँ पे सारे इंडियन ओरिजिन कैनेडियंस बैठे हुए हैं और वो दर पाकिस्तान की ना कैंसिल, बल्कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, मुझे याद है उस वक्त उन्होंने ऑफिशियली इशू उठाया था विद द कैनेडियन गवर्नमेंट, बट नेवरदलेस कमिंग बैक, ये होता रहता है, ये फेजेस आते हैं, कभी कभार तो ऐसे लोगों को वीजा मिल जाते हैं, आप हैरान रह जाते हैं। अपना पेंडेमिक के बाद ऐसे ही हुआ है, वो जो चांदियां हुई हैं कंसल्टेंट और ट्रैवल एजेंट्स की, वो ये दिखा के उसका वीजा लग गया। अरे भाई, एक मेरी भी हमारे जानने वाले एक खातून अभी गई हैं, उनकी बेटी की शादी हुई थी, वो पाकिस्तान से बाहर कभी घूमने नहीं गई, दुबई कभी नहीं गई, उम्रा नहीं किया, कुछ नहीं किया, और उनका कनाडा का 5 साल का ठक्कर, बल्कि वो तो अब तो पासपोर्ट वैलिडिटी का वीजा देते हैं ना कनाडा जितना पासपोर्ट। एनीवे, ऑस्ट्रेलिया का हमने जिक्र कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया बराबर में एक छोटा सा खूबसूरत सा मुल्क है न्यूजीलैंड, आप न्यूजीलैंड की भी हैंडल करते हैं? मैं करता, मैंने 2016 में बंद कर दिया था। अच्छा, बंद कर दिया। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त था 140 का बेंचमार्क पॉइंट्स करने का, जो पॉइंट्स थे, जो कि बढ़कर उस वक्त 2016 के अंदर, मुझे याद है, तो उन्होंने एक 160 का कर दिया, जो आज तक भी चला रहे हैं। ओके, ठीक है। तो बहुत हद तक जो हमारे लोग इतने आसानी से ये पॉइंट्स नहीं बनाते, 140 बनाना मुश्किल हो रहा था हमारे लिए, तो मैंने ड्रॉप कर दी। मैंने बड़े बड़े लोगों का नाम नहीं लूंगा, बड़े अच्छे प्रोफाइल वाले लोगों को न्यूजीलैंड भेजा है और वो न्यूजीलैंडर्स हैं अभी। ओके, पर छोटा सा मुल्क है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी फिर कम है, बहुत कम है, बिल्कुल, रहने के लिए काम है, अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, वेदर अच्छा है, पुरसुकून है, वो अपनी जगह पर सारी बातें। बट न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, ये मैं बिल्कुल ये बात बोलने वाला था कि वहाँ पे तो नेट इमिक उनका लिए खुद ये बड़ी प्रॉब्लम है कि न्यूजीलैंड से लोग उठ के ऑस्ट्रेलिया जा रहे होते हैं, तो इसलिए वो हमने छोड़ दी। तो इसलिए बनता नहीं। हाँ, नए नए प्रोग्राम आते हैं, टिकटॉक और यूट्यूबर्स की चांदी होती है बस कि वो ये करते हैं कि वो 7 पॉइंट्स कर दिए, 4 पॉइंट्स कर दिए, भाई जॉब ऑफर रिक्वायर्ड है, अगेन वो तो बताते ही नहीं हो, वो करेगा कौन, लाएगा कौन, देगा कौन। न्यूजीलैंड में जॉब ढूंढना मुश्किल काम है, नो डाउट अबाउट इट। कुछ जरा अपनी कंपनी के बारे में आदिल साहब बताइए, कैसे आप 2-3 दफ़ा जिक्र किया, 21 साल आप लोगों को हो गए हैं, तो 2004 में मैंने एस्टेब्लिश की थी, 2005 फैब के अंदर मैंने जो है ना उसको प्राइवेट लिमिटेड कर दिया था, ठीक। और अब हमने ग्लोबल भी हमने स्टार्ट कर दिया है, सुपीरियर कंसल्टिंग ग्लोबल, उसको भी हम कर रहे हैं। यूएई के अंदर भी है सुपीरियर कंसल्टिंग ग्लोबल के नाम से, एफजेडी के नाम से भी, तो ये कंपनीज हैं जो कर रही हैं। हमारा मकसद ये है, अनलाइक अदर्स के ना दूसरे नाम से खोल लो,
कि यहाँ बैड रिव्यूज आ गए। सही। तो आजकल ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है लोगों को, आपको पता है दिमाग कितने हमारे काम के जबरदस्त है। तो जब मुझे पता चलता है बड़ा हैरान, तो हमारी इंडस्ट्री में एक होता है ना, मिल्लत फैन ने एक और फैन निकाल लिया, ये नहीं खरीदेगा ये खरीदेगा। वाकई ऐसी दुकान वाला बताता है सर ये उसी कंपनी का फैन है सर ये। हाँ सही है। तो ये टेक्निक अब इसमें भी मतलब फ्रॉड तो रुकता ही नहीं ना कोई भी सिलसिला। तो वो अब इस तरह से उन्होंने करना शुरू किया कि 4 कंपनी और खोल ली, मेरे पास से नहीं लेगा ना, मेरे बैड रिव्यूज के हम कहेंगे उससे करवा लो यार, ठीक है, उधर चला जाएगा वो, वहाँ खुश हो जाएगा नेगेटिव रिव्यू। तो लोग तो ये चेक कर रहे हैं ना। तो यहाँ जो सिलसिला है मेरा, तो हमारा सुपीरियर कंसल्टिंग ही है, हमने ग्लोबल उसको थोड़ा सा दर्जा बढ़ाया है उसका, तो हमने ये कर दिया उसको। और फिर प्राइवेट लिमिटेड कंप्लायंस भी अपनी जगह पर होता है। तो आप सोच लें कि 2005 फेब से अभी तक जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जो मैंने एक जगह पे भी कहा कि बड़ा आसान है, मुझे जैसे आपने कहा कि कैसे पता करें, तो कुछ चीज़ों में ये भी चीज़ें हैं, SCCP की वेबसाइट खोल लें और वेरिफिकेशन देख लें या मांग लें, या अगर नहीं आती तो वहाँ पर तो ऑनलाइन भी होता है। सही। तो आपको सुपीरियर कंसल्टिंग को ढूंढना आना चाहिए। सही। अच्छा, मेरी इस बात से किसी ने मुझे एक दिन भेज देना, सर आप नजर आपकी कंपनी नजर नहीं आ रही, तो मैंने कहा भाई आपको ढूंढना भी तो आना चाहिए ना, वो भी मैं बताऊँ आपको कैसे ढूंढता है, ये करते हैं सारी चीज़। तो फिर मैंने उनको निकाल खोल के सारी चीज़ें होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट लिमिटेड हमने की थी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि भाई लोगों के पास जो है ना एतबार भी अच्छा आना चाहिए। आप कंप्लायंस में भी रख गए ना, आप गवर्नमेंट के साथ जो है ना ज़्यादा एसोसिएट हो गए। बिल्कुल ऐसे। तो 2004 से हम स्टार्ट किया, 2005 से प्राइवेट लिमिटेड है मुख्तलिफ डोमेन में। मुझे थोड़ा सा एक एडिड एडवांटेज और एज रहा है अपनी इंडस्ट्री के अंदर, वो ये है कि ऑल्दो कि ये बड़ा होता है महावरतन, तो गलत ही होता है कि ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, बट मुझे ये थोड़ा सा शर्फ हुआ कि मैं जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर काम किया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से किया। मैंने यूके के HSMP पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया था। ओके, ये कौन सा कैटेगरी होती है? ये हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम है, 2010 में बंद, 2004 में खुला था। ओके। तो उस वक्त मैंने जंग न्यूज़ पे भी हमने कॉन्फ्रेंस भी की और फलाना, उस समय हम जंग भी बड़े थे उस 2004 के। तो HSMP का किया, यूके बहुत लोग गए, बहुत लोगों ने किया। फिर हम बन के जाते हैं सबसे, और हमसे बड़े फिर इंडिया वाले भी हैं। उन्होंने इतना किया कि उनको सबसे पहले उन्होंने ब्लॉक किया यूके वालों ने। फिर 2010 में उन्होंने टोटली बंद कर दिया प्रोग्राम, हालांकि बहुत अच्छा प्रोग्राम था वो बंद हो गया। HSMP के अंदर बहुत लोग चले गए, वो उसमें मैंने महारत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया, मेरे फादर जो है ना ऑस्ट्रेलिया के बोलते तुम कर लो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टेक्निकल और टिपिकल बहुत है, कॉम्प्लेक्सिटीज उसकी ज्यादा है। ठीक, हर उसका भाई सीनियर मैनेजर होगा तो वो IML डील करेगा, और हुए तो कोई विटासिस डील करेगा, ऑक्यूपेशन, हर किसी की रिक्वायरमेंट्स अलग है, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C। आपके पास यहाँ पर याद होना चाहिए। मैं कुछ चीज़ याद रख सकूँ तो अपने चीज़ें ना डोमेन के अंदर बहुत चीज़ें याद रखता हूँ। ठीक, एक दफ़ा देख लिया, चीज़ें कर ली, तो वो बड़ी चीज़ें होती हैं। फिर उसका लोगों को सही तशरीह करना, जो एक चीज़ जिससे काम होता है, तशरीह आपने करना अच्छा, आइन की तशरीह करनी। आप आइन की बहुत अच्छे से तशरीह करेंगे, भाई उसको हल बताएंगे, चीज़ें करेंगे जो कर सकते हैं। राइट। ऐसे लोग भी हमारे पास आ जाते हैं कि सर मैंने बता दी यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, वो बैठे हुए हैं। राइट। अब मुझे कह रहे हैं कुछ तो हो सकता है। तो मेरे भाई ने बड़े अच्छा बात की थी, वो एक बंदा कॉल करके जो ना उनको बार बार तंग कर रहा है कि कुछ तो आता, आप तो बड़े कंसर्न है, कुछ तो कर सकते हैं, कुछ तो आपको पता होगा। सही। तो उन्होंने ना विसाख्ता उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पता तो है, हाँ, लेकिन मैं ये राज अपने साथ कब्र में लेके जाऊंगा। तो मैंने कहा ये अच्छी बात है, मैं कोट करूंगा कहीं पे, ये बात अच्छी है कि भाई अगर मुझे पता हो मैं आपको क्यों नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। बिल्कुल भाई, काम यही है अपना। आप ये करनी, इसको चेंज कर लें, आप बना दें, भाई बनाने वाला काम नहीं करते। आगे फिर हमारी जो है वो रेपुटेशन इतनी खराब हो जाती है पाकिस्तानियों की, अगर आप जो है ना वो जाली चीजें फ्रॉड से आप काम करते रहते हैं। तो बेहतर है कि लोगों को कोशिश तो करें ना करें अपनी बात है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो कितने शहरों में ऑफिसेस आपके पाकिस्तान में? कराची से पहले लाहौर में भी किया हमने, लेकिन हमने छोड़ दी। मेरी हर बंदा ये फिर कहता है आदिल इस्माइल। अच्छा। अभी भी मैं दुबई ऑफिस में होता हूँ तो बोलते हैं सब जब आएंगे जब भी मिलेंगे, मिसाल के तौर पर। तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा ब्रांड वाला सिस्टम हो जाता है फिर, बट काम कर रहे हैं, लोग अच्छे हैं, हमारे पास काउंसलर्स भी अच्छे हैं, और कराची में एक ही कर रहे हैं, और दुबई के अंदर जो मेन एक्टिव ऑफिस जिसको हम कहते हैं, जहाँ से हम इमिग्रेशन के लिए लोगों को करते हैं, तो वो 2 ऑफिस हैं, एक दुबई ऑफिस है और एक कराची ऑफिस है। कराची ऑफिस हम कर रहे हैं। बाकी लाइसेंस वगैरह अपनी जगह पर हैं, जो कि हमें कनेक्टिविटी का काम या कोई हमें सपोर्ट का काम देते हैं, वो उनका कोई ताल्लुक वहाँ से नहीं है। ग्रेट। अगर आप लोग ज़ाहिर सुपीरियर कंसल्टेंसी और आदिल साहब से रब्ता करना चाहते हैं, इज़ वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, मैं देख रहा था माशाल्लाह, बड़ी फॉलोइंग भी है इनकी। तो आप जाके सिर्फ आदिल इस्माइल अगर लिख लें या आदिल इस्माइल सुपीरियर लिख देंगे तो लिंक्डइन में आप वहाँ पे मिल जाएंगे। सोशल मीडिया पेजेस माशाल्लाह, आपका यूट्यूब का पेज भी बड़ा एक्टिव है, और मैं बल्कि जब भी आता हूँ तो ज़ाहिर है गेस्ट के बारे में कुछ रिसर्च करके आते हैं। आदिल साहब इज वेरी एक्टिव ऑन द पॉडकास्टिंग सीन एज वेल। इमिग्रेशन कंसल्टिंग फर्म्स को अगर आप उठा के देखेंगे, ये सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल मेरा है अभी। हाँ, जबरदस्त, दैट इज ग्रेट। इमिग्रेशन कंसल्टिंग है भी 50,000 के अंदर ही का, बट अगेन ये कि हमारे इंडस्ट्री में मनी ना, बिल्कुल आप तो ये इंफॉर्मेशन फैलाने, मैं मोनेटाइज भी हुआ हूं, राइट, बट मैंने आज तक रुपए नहीं लिया, टाइम ही नहीं है, और जरूरत भी नहीं है माशाल्लाह, कि आपका मकसद तो देखिए इन्फॉर्मेशन फैलाना है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आखिरी कोई फाइनल लोगों के लिए, कोई जो लोग देख रहे हों, जिनमें नौजवान खास तौर से हमारे, बिकॉज हमारी मेजर मार्केट जो है वो यंग पीपल जो वाचिंग जेन जी,
कोई उनको आप एडवाइस देना चाहें? एडवाइस तो मेरी यही है कि ना देखिए अपना कैरियर पाथवे पे काम करें, ठीक, एआई के ऊपर लग जाएं अभी से, मशीन लर्निंग के ऊपर, साइबर सिक्योरिटीज के ऊपर। Right. अगर यूएस खास तौर पर भी टारगेट है, अदरवाइज और जगहों के लिए भी यही इंपॉर्टेंस है, लेकिन यूएस को भी अगर आप टारगेट कर रहे हैं, चाहे पढ़ने के लिए क्यों ना जा रहे हैं, अभी से आप ये आपको बहुत फायदा, हमने आप शुरू में बताया कि कितनी बड़ी ग्रोथ और मार्केट है इस वक्त है, ठीक है ना, तो और बहुत तेजी के साथ जो है ना ये बढ़ेंगी। 27.5 में पढ़ा था कि परसेंटेज के हिसाब से इसकी जो है जॉब ग्रोथ है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अपने इन चीज़ों पर काम करें, सॉफ्ट स्किल एंड ये टेक्निकल स्किल्स, ये बोथ आर इंपॉर्टेंट, इस पे काम करें। और प्लस जो लोग कर चुके हैं, करे हुए हैं, वो अपने लैंग्वेजेस और अपने जो है फंड्स वगैरह के ऊपर प्रायर काम करें। ये बिल्कुल ही जो है ना वो ना दुम के ऊपर पाँव रखने वाला काम नहीं होना चाहिए, अभी फौरन से अभी हो जाए, अभी चले जाऊं। वर्किंग करें, चाहे विजिटर वीजा अप्लाई कर रहे हो। और इंपॉर्टेंट, ये तो टेक्निकल बात जो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है, और जो इससे हटकर बात है जो हमेशा कहते हैं कि भाई कोई भी काम करें, चाहे कंसल्टेंट हैं, चाहे कोई भी है, आप हूँ, मैं हूँ, मेरा काम होता है, मैं कहता हूँ अजान दे दो, नमाज मस्जिद में नमाज पढ़ने कोई आए ना आए, आपका काम ये होता है कि आप बात सही करते हैं। मेरा ये काम है कि आप कोई भी प्रोफेशन के अंदर हो, आप कोशिश करें कि ऑनेस्टी और सच के ऊपर अपनी डीलिंग करें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो आपको फॉर एग्जांपल अगर कोई मिसाल लेना चाहते हो, कुरान में ये कहते हैं कि नाप तोल नहीं करो ना, तो हमारे यहाँ तो नाप तो हर चीज में, किसी का मतलब नाप तोल वाले के लिए, बिल्कुल भाई हर वो बात जो आप एग्जैजुरेट कर जाएं या गलत बयानी से केस को पकड़ लें, वो आपके लिए नाजायज है, वो हराम है आपके लिए। फिर आप नहीं रोएं कि हम क्यों तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। सो सिर्फ ये वजह है कि ये अगर हमने आपने मैंने, फिर आप इस इंडस्ट्री में कम्पीट करें, लोगों के साथ कुछ करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिस्क अल्लाह ने आपको देना है, वो आपको मिलेगा। ग्रेट, बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। आदिल साहब, 1 घंटा कैसे गुजरा पता नहीं चला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला मुझे आपसे, और आई एम प्रीटी श्योर हमारी ऑडियंस ने भी बहुत कुछ जाना होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया भाई देखने का। आई थिंक हमने आज बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जो पाकिस्तानियों के लिए जो फेवरेट डेजिग्नेशन जो डेस्टिनेशंस होती हैं फॉर इमिग्रेशन, हमने एक एक मुल्क के हवाले से बात की, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ नहीं है। सो आई थिंक सबसे अच्छी बात ये थी कि जी प्लान करना है, आपको प्लान करना है, ऐसी बस एक कहते हैं ना पूल में छलांग मार दी और मैं खुद हाथ पांव मार के तैरना सीख लूंगा, नहीं, प्लान करें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग। और बहुत अच्छी बात जो आदिल साहब बार बार करते रहे, सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी अटायर के ऊपर, क्या पहनना है, किस तरह बोलना है, बाल कैसे बनाने हैं, दांत कैसे साफ करने हैं, इन चीज़ों पे फोकस करें। इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान अदील अज़हर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।